हाँ जी, और पावर और 100 किलो वहां पे वॉट है। कितना दे रखा है, पावर दे रखा है, हाँ जी सर। पावर दे रखा है 100 किलोवाट, किलो वॉट, यस सर। मतलब 10 to the power 3 वॉट। टॉर्क हाँ निकालना मतलब है। ये है। हाँ जी, तो सब P इज इक्वल टू टाउ ओमेगा हो जाएगा, तो उधर से निकलेगा तो 530.7। T इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, तो टाउ इज इक्वल टू P बाय ओमेगा, तो आप बोलोगे 10 की पावर 5 अपॉन 60 था। 60 इंटू थ्री पॉइंट कैलकुलेट वन करके फोर देखो, कैलकुलेट करके देखो क्या है, फाइव जो भी थर्टी वैल्यू पॉइंट आई हो सेवन ही आया। सकता है। चेक करके देखो मेरे कैलकुलेशन करके देखना, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करना। अगर आंसर गलत आ रहा है तो तुम उसको रिपोर्ट करो। ओके सर। चलो और कोई डाउट? सर ये जो 14th वाला क्वेश्चन है सर, इसमें आर डॉट टाउ इक्वल्स टू जीरो और एफ डॉट टाउ इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए? F be the force acting on the particle, tau having position r and tau be the torque of this photon about the origin. Tau dot t equal to 0, f dot t is not equal to 0, दोनों जीरो होंगे। हाँ ना सर, दोनों जीरो होंगे ना? फोर्थ ऑप्शन मिसिंग है क्या? हाँ सर, ऑप्शन अनडिफाइंड है, तो मेरे को लगा वही आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन है ही नहीं फिर जो वही ऑप्शन होना वही चाहिए। ऑप्शन सही होगा, फिर वही ऑप्शन क्लियर होगा, करेक्ट करेक्ट होगा। गलती से उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ रहा होगा तो उस वजह से उसको डिस्प्ले नहीं कर पा रहा है। हाँ सर, आप ये क्वेश्चन है टेस्ट में भी देख लीजिएगा कि एज इट इज ये डीपीपी का क्वेश्चन है, उसमें भी फोर्थ ऑप्शन में ऑप्शन ही नहीं है, मैंने आपको शेयर करा है वो व्हाट्सएप पे। ठीक है, हाँ देखा होगा मैंने। चलो और बोलो। नहीं सर, बाकी तो हो गई इसको थी भी, बाकी। इसको रिपोर्ट मार देना ना। मार दिया सर, दोनों रिपोर्ट कर दिए थे। ठीक है, वो दोनों ही टाउ, क्योंकि देखो दोनों ही क्या होंगे, आर और एफ, जो टाउ हाँ होगा वो सर, दोनों के क्रॉस परपेंडिकुलर होगा। प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जो होगा 90 डिग्री होगा, तो उसका करेक्ट डॉट करेक्ट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो करेक्ट जीरो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो और बोलो। नहीं सर, बाकी हो गए थे। एनी अदर, किसी और को कोई डाउट है डीपीपी में, टेस्ट में कोई भी डाउट? टेस्ट का रिव्यू ओपन हुआ है क्या अभी तक? पुराने वालों का तो हो गया शायद। मतलब कल वाले का हुआ? नो सर, कल वाले का नहीं हुआ। हो गया सर। चलो हो जाएगा। क्या बात है भाई, ये मदन गायब कैसे हो गया, नई आईडी से लॉगिन कर रहा है तो? सर हो गया, कल वाले टेस्ट का भी हो गया ओपन। कल वाले हो का भी गया है? हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट्स, और वी शुड मूव फॉरवर्ड? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। कहाँ तक बात हो गई थी जरा बताओ। सर बर्नौली थ्योरम करा था ना। कौन सा? बर्नौलीज थ्योरम। चलो, यस सर। बर्नौलीज थ्योरम का बेसिक स्टेटमेंट हमने शायद कर लिया था राइट। जो हमारा बर्नौली थ्योरम का मेन आपका जो एक्सप्रेशन था वो हमने देख लिया था, उसकी कुछ एप्लीकेशन से अपन को स्टार्ट करना था, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम राइट। चलो भाई देखते हैं क्या एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो क्या होता है। मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। यहाँ पे आप बोलते हो कि सर ये यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया। आप बोलते हैं इस होल का जो एरिया है वो बहुत छोटा है, एरिया क्रॉस सेक्शन कैसा है, बहुत छोटा है, जबकि ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर इतना बड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा एक बकेट अगर आपके घर पर है और उस बकेट में अगर आप छेद कर दो, एक बहुत छोटा सा बारीक सा छेद हो जाए, तो आप क्या बोलते हो कि सर अगर मैंने यहाँ से जो पानी लिक्विड फ्लो होगा उस लिक्विड की मुझे वेलोसिटी निकालनी होती है, और उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। क्या बोलते हैं हम उसको? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब एक चीज ध्यान रखना कि सर यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करता है, अगर आपने कभी देखा हो घर के बकेट में एक बहुत छोटा सा बारीक सा छेद हो जाए, उससे आप पानी ऐसे देखा है, पानी से बाहर गिरता हुआ,
लेकिन अगर आप बकेट को ऊपर से खोल के देखोगे तो ऊपर से आपको पानी ऊपर से नीचे जाता हुआ नहीं दिखता, बट एक्चुअली जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना बड़ा होता है। आपको पता है कि सर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, या बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इट मीन जहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा होगा वहां पे स्पीड जो होगी वाटर की, लिक्विड की, वो बहुत कम होगी। तो उस एरिया पे हम मान लेते हैं इतना बड़ा होता है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, दिस ए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन कैपिटल ए, कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ऑलमोस्ट कितनी होती है, 0। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपने बोला कि सर मुझे ये रिलेशन आ जाएगा फ्लक्स में एरिया में, पहली चीज। ठीक है, और आप इन दोनों पे मान लो कि सर ये यहाँ से सरफेस से h हाइट नीचे क्या है, ये होल किया गया है। तो इन पॉइंट पर और यहाँ सरफेस वाले पॉइंट पे आप क्या लगा दोगे, बर्नौली थ्योरम लगा दोगे। यहाँ पे तो प्रेशर कितना है सर, एयर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कुछ है ही नहीं, आप ये मान के चलते हो। चलो मैंने कहा सर कोई तो प्रेशर होगा यहाँ पे, मैंने उसको बोल दिया P। यहाँ पे प्रेशर P1 है, प्लस यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, तो ये हाफ रो v स्क्वायर है ना, ये तो 0 है, इसका मैंने v इक्वल टू 0 लिख दिया। प्लस आप बोलते हो कि सर अगर इस रेफरेंस की बात करें, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें तो उससे यहाँ पे हाइट कितनी रो थी। ठीक है, ऐसे तो लिखोगे आप, यहाँ से इस सरफेस से कितनी हाइट पर है, रो थी। आप चाहो तो इसको अभी ग्राउंड पे रखो, हटाओ। तो बेसिकली आप ये मानोगे ये पॉइंट कैसा है, ग्राउंड के एकदम टच वाला पॉइंट है, मतलब x की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो गई, x हो गई। आप बोलो यहाँ पे जब ये लिक्विड बाहर आ रहा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। इसके ओपनिंग के जस्ट बाहर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ रो बी ई का होल स्क्वायर, प्लस आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी, 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, 0। इसको जरा इक्वेट कर लोगे तो आप डी की वैल्यू निकाल सकते हो। डी की वैल्यू कितनी आएगी जरा देख लो। ठीक है, डी की वैल्यू अगर आप देखो निकालने जाओगे तो क्या होगा, P1 माइनस पी नॉट निकाल लो। ठीक है, आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, P1 माइनस पी नॉट प्लस रो बी एच इज इक्वल टू हाफ रो बी स्क्वायर। ऐसे तो लिखोगे आप, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ 2 P1 माइनस पी नॉट अपॉन रो प्लस 2 ये एक्सप्रेशन आएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का जब ये कंटेनर क्लोज है। ठीक है, मैंने आपको डिराइव करा के दिखा दिया क्योंकि मैं आपको बता देता देखो ये बर्नौली की एप्लीकेशन किस तरीके से लगेगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है, मैंने कहा सर इसमें टॉरिस थ्योरम क्या बोलती है, टॉरिस थ्योरम ये बोलती है कि सर अगर अगर आप बोलते हो ऊपर वाला सरफेस ये कंटेनर जो है वो क्लोज की जगह पे ओपन है, बाकी सारी कंडीशन ऐसी ही है, एच हाइट ऊपर से एच डेप्थ पर अगर एक यहाँ पे होल किया गया है, क्या किया गया, होल किया गया है, तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे भी प्रेशर कितना है पी नॉट, और यहाँ पे जब पानी बाहर आ रहा है तब भी प्रेशर कितना है पी नॉट। मतलब ये दोनों प्रेशर कैसे हो जाएंगे सेम, तो आप बोलोगे ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 0, तो जो वेलोसिटी ऑफ एप्लस आ जाता है वो कितना आ जाता है अंडर रूट ऑफ 2। इसको हम टॉरिस थ्योरम या टॉरिस इक्वेशन बोलते हैं। बट इसमें ओनली वैलिड व्हेन द कंटेनर इज ओपन, यहाँ से ओपन है, अगर क्लोज है तो वो इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे प्रेशर का आपने P1 माना हुआ है, यहाँ पे प्रेशर कितना माना है P1 माना हुआ है, और यहाँ पे आपको पता है P नॉट के बराबर होगा। तो ये आपको रिलेशन याद भी नहीं रहे तो आप तुरंत बर्नौली थ्योरम करके आप लगा सकते हो। अब इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो मैंने कहा ये कंटेनर यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। मैंने कहा सर यहाँ से हाइट कितनी है सरफेस की h, और मान लो सर यहाँ से स्मॉल h हाइट है, और यहाँ कहीं पर होल कर दिया, लिक्विड बाहर आ रहा है। तो ये लिक्विड आप जरा देखो, जब लिक्विड ये फॉल करेगा तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, हॉरिजॉन्टल होगी, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ एप्लस बोलेंगे। तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल रेंज जैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा दिखेगा, आया ना। तो आप बोलोगे जब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा दिखेगा जिसमें ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जहाँ u लेते थे, यहाँ पे वो किसके बराबर है, dE के बराबर है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाता है कि सर ये बताओ इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी। देखो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का आपको तरीका आता है कि सर हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आप वापस फॉर्मूले पे जाओगे तो कितना होता है u अंडर रूट ऑफ 2h/d ऐसा होता है। ये हाइट कौन सी होती थी वहां पे, ग्राउंड से कितनी हाइट से ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे और यू किस तरह की किस स्पीड से आप उसको हॉरिजॉन्टली बॉल को थ्रो कर रहे हो, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो यहाँ पे तो ये हाइट की बात होगी नहीं, एच की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, ये एच माइनस स्मॉल एच आएगा, बिकॉज आप बोलते यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो कैपिटल एच है। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जो रखी जाएगी एच माइनस एच रखी जाएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। और यहाँ पे जो u है वो क्या है, वी के बराबर है, तो आप उसको ऐसे लिखोगे, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है। आपने बोला सर v की वैल्यू रख दोगे तो सॉल्व होके आप बोलोगे v की वैल्यू कितनी है, √2 दिए थे, तो जो फॉर्मूला आपका बन के आएगा वो आएगा 2 अंडर रूट ऑफ x इनटू x। ये b से ये b कैंसिल हो जाएगा। तो देखो b की वैल्यू मैंने जब उठा के रखी तो फॉर्मूला रेंज का क्या बनता है, ये बनता है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर आपने बोला कि सर ये ऊपर से h डेप्थ पर अगर ये होल्ड कर दें तो ये हाइट कितनी बचेगी, h माइनस h बनेगी। मैंने कहा नहीं, अगर मैं नीचे से स्मॉल h हाइट पर होल्ड करूं तो ऊपर से हाइट कितनी बचेगी, h माइनस h बनेगी। तो बेसिकली क्या होगा, ये वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी बट फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। वैल्यूज इंटरचेंज होने से भी मेरा फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस अगर आपने ऊपर से h डेप्थ पे होल्ड किया है या ग्राउंड से h डेप्थ पे h हाइट पे होल्ड किया है, सेम हाइट पर होल्ड किया है, तो आप बोलोगे दोनों ही केस में जो रेंज आती है वो सेम आएगी। इसको ऐसे लिख लेना, अपर सरफेस से अगर h डेप्थ पे होल्ड किया है या ग्राउंड सरफेस से h हाइट पर होल्ड करो, अगर दोनों हाइट सेम है तो आप बोलोगे दोनों केस में रेंज भी सेम आएगी। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। मैंने इसमें जो रेंज मैक्सिमम आएगी, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब आती है, रेंज की वैल्यू मैक्सिमम तब आती है जब ऊपर से हाइट और नीचे से हाइट दोनों, ऊपर से डेप्थ होल की और नीचे से हाइट दोनों की कैसी हो, सेम हो। तो आप बोलोगे रेंज मैक्सिमम तब आएगी व्हेन आप बोलोगे जो x की वैल्यू होगी, स्मॉल x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x/2। ऊपर से और नीचे से दोनों से आप बोलोगे हाइट सेम हो तो आप बोलोगे मतलब कितनी हो, आधी आधी हाइट पर हो। तो अगर टोटल हाइट कैपिटल H है तो आप बोलोगे होल कहां पर हो, h/2 पर हो, तब आप बोलोगे रेंज की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस टाइप के कई सारे इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आपसे पूछे जाते हैं, आप सॉल्व करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये रेंज के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये है रेंज का फॉर्मूला। इसमें हर एक टर्म का आपको वैल्यू बतानी चाहिए कि यार रेंज का फॉर्मूला आया कहां से। तो ये तो बात होगी टॉर्शनलिस थ्योरम की। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर नोट स्क्रीनशॉट ले लेकर आगे मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके क्वेश्चन बने हुए हैं पास में। तो एक तो बर्नौलीज थ्योरम लगानी आती है, अप्लाई नहीं आती कैसे लगा दे, तो इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन आपको करके दिखाई है। और दोनों ही केसेस में थोड़ा डिफरेंस समझ में क्लियरिटी होना चाहिए कि हम ये इन दोनों केस में डिफरेंस है क्या एग्जैक्टली। चलिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप बोलते हो कि सर बर्नौली थ्योरम एक चीज और बोलता है कि सर अगर आप सेम लेवल की बात करोगे, अगर आप पाइप के सेम लेवल की बात करोगे, तो मैंने कहा ये पाइप है ऑलमोस्ट सेम लेवल पर, अगर मैं इनकी ग्राउंड से हाइट निकालने जाऊं तो दोनों ही एंड की जो हाइट है, एवरेज हाइट अगर देखें तो देखो यहाँ से सेंटर से लेते हैं तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर दोनों की हाइट सेम हो, दोनों ही पाइप की हाइट सेम हो, देखो यहाँ से लिक्विड फ्लो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप बोलते स्पीड अगर कितनी है v1 है और यहाँ पे स्पीड कितनी है v2 है। अब आप बर्नौलीज थ्योरम आप लगाओगे तो आपको पता है यहाँ पे मैंने बोला प्रेशर की वैल्यू कितनी है p1 है और यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू कितनी है p2 है। बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे तो आप क्या करोगे, p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो gn that is equal to p2 plus half रो v2 स्क्वायर प्लस रो gn, ऐसे लिखोगे। मैं तो दोनों हाइट अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों हाइट सेम है तो आपको पता है कि सर मुझे ये चीज भी पता है कि v2 यहाँ पे ज्यादा होने वाली है v1, क्यों, क्योंकि इससे अगर यहाँ पे मैं a2 बोलूँ और ये एरिया a1 बोलूँ तो आपको पता है a1 इज ग्रेटर देन a2।
सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2 तो B2 इज ग्रेटर देन B1। लेकिन ये सम बराबर है, देखो ये क्वांटिटी B1 की वैल्यू कम है B2, तो ये वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी P1 हैज टू बी ग्रेटर देन द P2। करेक्ट? आप क्या बोलोगे? P1 should be greater than P2। Why? Because the sum has to be equal। उसमें से एक क्वांटिटी ये छोटी है तो दूसरी क्वांटिटी को बड़ा होना ही पड़ेगा, तभी तो सम बराबर आएगा। तो सेम लेवल के अगर पाइप्स हो तो आप बोलोगे जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ प्रेशर ज्यादा होगा। इस पे बेस आपके कई सारे एटमाइजर्स होते हैं ना, स्प्रे होता है, वाटर स्प्रे, ये सब इस पे काम करते हो। आप बेसिकली क्या करते हो, ये ड्रॉप आपने देखा हो, लिक्विड ड्रॉप, बच्चों को दवा पिलाने के लिए ड्रॉप यूज करते हैं, ये सब बर्नौलीज के एप्लीकेशन है। आप क्या करते हो कि सर ऐसे प्रेस करते हो कोई भी चीज को, तो आप वहाँ पे एयर फ्लो को बहुत तेज कर देते हो। एयर फ्लो तेज हो जाता है तो आप बोले वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो हमेशा लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो लिक्विड नीचे किसी बॉटल में भरा हुआ है, आपने जो स्प्रे होता है, मान लो ऐसे ऐसे दबाने वाला स्प्रे, आपने यहाँ से दबाया, एयर बाहर भागी, एयर की स्पीड बहुत तेज थी, तो इस पाइप में प्रेशर कैसा हो गया कम, जबकि नीचे प्रेशर कैसा होता था, तो बॉटल से लिक्विड ऊपर की तरफ अपने आप आ जाता है। ठीक है, स्प्रे देखिए ऐसे ऐसे करके स्प्रे आती है या ऐसे करके स्प्रे आती है, वाटर वगैरह स्प्रे आजकल तो आपने बहुत देखी होंगी है ना, कोरोना काल में भाई उसका काफी यूज हो रहा है ना, सैनिटाइजर स्प्रे वगैरह करने में। तो बेसिकली आप प्रेस करके एयर के फ्लो को बढ़ाते हो। सेम आप ड्रॉप में, लिक्विड ड्रॉप में आप ऊपर से प्रेस करते हो तो एयर का फ्लो बाहर की तरफ आता है तेजी से। ठीक है, अब एयर का फ्लो आता है तो प्रेशर कैसा हो जाता है कम, तो लिक्विड जो बाहर है उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तो लिक्विड अंदर की तरफ भागता है। ठीक है, तो आप बोलते हैं वो भी किसकी एप्लीकेशन है, ये बर्नौलीज की एप्लीकेशन है। तो दीज वर सम फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज। ठीक है, इस पे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बेसिकली मैं आपको न्यूमेरिकल को बस समझा देता हूँ, तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये एक्चुअली है कुछ नहीं, बर्नौली की एप्लीकेशन क्या न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। क्लियर है? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अभी तक हमने जो बातें की थी वो की थी आइडियल फ्लूइड की। स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। अभी तक हमने बातें की थी आइडियल फ्लूइड की, उनमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, है ना। अब हम बात करने वाले हैं लिक्विड फ्रिक्शन की। इसकी बात करने वाले हैं लिक्विड फ्रिक्शन। लिक्विड फ्रिक्शन क्या है, इसको हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। अब आइडियल फ्लूइड नहीं है, अब फ्रिक्शन आ गया है ना। तो अब क्या होता है कि जब भी वाटर या कोई भी लिक्विड ऐसे लेयर बाय लेयर मूव करता है, राइट, नीचे एक लेयर है तो उसके ऊपर एक और लेयर है तो उसके ऊपर एक और लेयर है, तो जब भी दो लेयर आपस में ऐसे रब करते हुए जाती हैं, याद आना चाहिए, कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हुआ तो कांटेक्ट हो कर रहा होगा, तो कांटेक्ट होता है, कंपोनेंट होता है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे आप लिक्विड के बीच की बात करें तो हम बोल रहे हैं वो लिक्विड फ्रिक्शन होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा सॉलिड वालों से। तो जब भी आप बोलते हो कि सर दो लेयर्स ऐसे घूम रही चल रही होती हैं किसी के ऊपर, तो ऊपर वाली लेयर जब आगे जाएगी तो वो कोशिश करेगी कि सारी लेयर को भी अपने साथ खींचे लाए, ड्यू टू फ्रिक्शन। रिलेटिव मोशन अपोज करता है फ्रिक्शन, राइट। ऐसे ही नीचे वाली क्या सोचेगा, अरे भाई आगे वाली लेयर आगे जा रही है तो तू ना उसको पकड़ के पीछे खींच लूंगा, मेरे रिस्पेक्ट में आगे जा रही है तो मैं उसको पकड़ के पीछे खींच लूंगा। तो यही फ्रिक्शन फोर्स लगा के वो इस तरीके से आपका मतलब कहते हो कि वो लेयर के बीच में फ्रिक्शन आ जाता है। अब जो लिक्विड फ्रिक्शन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है उसकी हम बात करेंगे। मैंने कहा मान लो कि यहाँ पे ये सरफेस है, ये लेयर लिक्विड है, तो आप बोलते हो कि सर सबसे ऊपर वाला सरफेस है, उसके बाद नीचे जो लेयर की हमने ऐसे डिजाइन की उनकी जो स्प्रिंग वेलोसिटी होती है वो भी कैसे होती है, सबसे ऊपर वाले की वेलोसिटी भी होगी, उससे थोड़ी कम होगी, नीचे वाली की उसकी कम होगी, उसकी कम होगी, और सरफेस से जो टच करता है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। मान लिया कि सर इस लेयर और सरफेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो y है, एरिया ऑफ जो सरफेस है लिक्विड का वो a है। अब जरा देखना, तो आप क्या बोलोगे कि जो लिक्विड फ्रिक्शन है, लिक्विड फ्रिक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा लिक्विड फ्रिक्शन होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी में डिफरेंस होगा दो सरफेस के बीच बात करें, हमने अभी मान लो कि यहाँ से यहाँ तक का एवरेज फ्रिक्शन निकालना, तो आप बोलोगे यहाँ वेलोसिटी v है यहाँ 0 है,
सरफेस पे हमेशा 0 मानते हैं, जिस सरफेस टच में रहेगा उसको 0। तो आप बोलोगे वेलोसिटी की डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी बोला था, दो लेयर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आप दो लेयर के बीच के रिलेटिव वेलोसिटी की बात करोगे, मान लो मैंने कहा सर यहाँ से ये दो लेयर की बात कर लेता हूँ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी बाय, यहाँ पे डी की वैल्यू दी है, यहाँ डी से थोड़ा सा कम होगा तो वी माइनस डी होगा। ऊपर वाले सरफेस से ये वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, फिर इससे भी थोड़ी कम होगी, ये फिर उससे भी थोड़ी कम होगी, और ये फाइनली 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होता है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू dA माइनस dt, मतलब दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस, तो हम उसको dv बोल देते हैं। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसको ऐसे बोलते हैं dy। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, dy, बहुत छोटी डिस्टेंस होगी दो लेयर के बीच में। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है अगर प्रोपोर्शनली साइन हटाओगे तो उसका फॉर्मूला ये होता है। या फिर आप बोलते हो अगर इन लेयर के बीच की बात करो, यहाँ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, y है, इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस कितना होगा, v माइनस 0, दैट इज इक्वल टू d। तो आप बोलोगे इसको ऐसे भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अभी तक जो सॉलिड फ्रिक्शन होता था, सॉलिड फ्रिक्शन वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता था, जबकि लिक्विड फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। सॉलिड फ्रिक्शन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता था, जबकि यहाँ पे ये लिक्विड फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, मैंने कहा सर बहुत अच्छी बात है। ईटा यहाँ पे क्या है, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ लिक्विड फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पॉइसन। हमने नाम लिखा है पॉइसन। ठीक है, इसकी यूनिट होती है पॉइसन होती है। ये बात होती है लिक्विड फ्रिक्शन। अब में से ये बहुत कम पूछता है, वैसे जो सबसे ज्यादा लिक्विड फ्रिक्शन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्टोक्स लॉ। क्या पूछा जाता है, स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या होता है, देखो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नहीं एरिया मतलब शेप पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है, मतलब शेप पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो स्टोक्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर सॉलिड, बोथ आर स्फीयर। स्फेरिकल बॉडी के लिए ही बात कर रहे हैं केवल और केवल स्फेरिकल बॉडी, क्योंकि भैया अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग कंसेप्ट लगेंगे, क्योंकि एरिया आपका कैसा होगा, अलग अलग होगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ स्फेरिकल बॉडी के लिए। अगर एक कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में मूव कराते हो, मैंने कहा मान लो सर ये लिक्विड में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जैसे मूव कर रहा है सर, ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इफ अ स्फेरिकल बॉडी इज मूविंग इन अ लिक्विड, इसका विस्कोसिटी है उस लिक्विड में, मतलब लिक्विड फ्रिक्शन है, तो इस पे फ्रिक्शन की लगा, ये बॉडी आगे जा रही है तो लिक्विड फ्रिक्शन किधर लगा होगा, पीछे की तरफ। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, इस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r इनटू v। ठीक है, आप इसे माइनस साइन लगा सकते हो, क्योंकि आप लोगों का वेलोसिटी आगे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। देखिए ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, r है इसका रेडियस, इस स्फीयर का रेडियस कितना है, ध्यान रखें r क्या है इस स्फीयर का रेडियस, और ये v क्या है इसका वेलोसिटी, और 6 पाई एक कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे जब भी एक स्फेरिकल बॉडी लिक्विड में मूव कर रही होगी तो फ्रिक्शन हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा, इसलिए ये माइनस साइन आ रहा है। और वो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज इक्वल टू माइनस 6 पाई थीटा r डी, वेयर थीटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, r is the radius of the sphere and v is the velocity of the sphere. I hope this is very clear. अब इसी से एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, देखो मैंने कहा सर मान लो सर टर्मिनल वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे तो पहले तो लिख लो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है अपने लैंग्वेज में, कि टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी with which a body can be moving in the liquid। ठीक है, मतलब देखो एक बॉडी है, उस बॉडी को आपको लिक्विड में मूव कराना है, तो उस लिक्विड की वो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जब लिक्विड में जो बॉडी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
तब आप बोलोगे उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी किस मैक्सिमम वैल्यू से मूव कर सकता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। होता क्या है जरा सोचो, अगर एक हैवी बॉल को आपने लिक्विड में छोड़ दिया तो लिक्विड में कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगी। क्यों नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी लिक्विड में जब आपने किसी हैवी बॉल को छोड़ा है, हैवी बॉल को जब छोड़ा है तो उसमें दो फोर्स लग रहे होंगे, हमने ऑलरेडी कल देखे थे, नीचे की तरफ लग रहा होगा उसका mg वेट और ऊपर की तरफ लग रहा होगा फोर्स ऑफ बाइंडिंग। आपको मालूम है कि सर अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो आप बोलोगे सर इसका मतलब जो वेट होगा वो फोर्स ऑफ बाइंडिंग ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे नेट एक्सेशन कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा। नेट एक्सेशन कैसा होगा, नीचे की तरफ होगा, दिख रहा है ना, नेट फोर्स नीचे की तरफ है। मैंने कहा जैसे ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करेगी एक और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगेगा। अब क्या होगा, अभी भी अगर हम बोलते हैं दोनों से ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स और बायनेंसी फोर्स से अगर ज्यादा है रेट तो बॉडी नीचे की तरफ जा रही होगी, नेट फोर्स भी नीचे की तरफ जा रहा होगा। अब देखो नेट एक्सलेशन कितना नीचे की तरफ, बॉडी का वेलोसिटी कितना नीचे की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी विल इंक्रीज। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करेगा बिकॉज़ दिस फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। अब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ना चालू करेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ना चालू होगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब नेट एक्सेशन कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब आप इसके बाद वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और जो वेलोसिटी अचीव हो गई है बॉडी की वही अचीव रहेगी। अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो अब ये फोर्स चेंज नहीं होगा, फोर्स चेंज नहीं होगा तो ये वैल्यू ऑफ चेंज नहीं होगी और ये चेंज नहीं होगी तो अब नेट फोर्स हमेशा कैसा रहने वाला है, जीरो। मतलब अब वेलोसिटी आपकी कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू उठा के इक्वेट कर दोगे। फोर्स ऑफ बायनेंसी आपको मालूम है कितना होता है, रख दो आप। आपने बोला जब वेट इक्वल टू fb प्लस fr आएगा, फ्रिक्शन आएगा, तो आप बोलोगे वेट की वैल्यू कितनी थी, मास इनटू ग्रेविटी, and that is equal to density of body into volume of the body into g। ये होता है वेट, कर दो डेंसिटी ऑफ बॉडी into v into v। फोर्स ऑफ बायनेंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड into पूरी की पूरी बॉडी इमर्ज है तो वॉल्यूम पूरे का पूरा लेना है into g। प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता है 6 पाई बीटा r into v, और इस v को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, vt बोल देते हैं। ठीक है, हमको vt की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, vt की वैल्यू निकालनी है। मैंने निकाल लो, तो आप इसको इधर लेके जाओगे निकाल लो भाई, सब निकाल लो, कैसे आएगी आपको ये सॉल्व करने के बाद। देखो कितना आएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वी अपॉन 6 पाई बीटा। अब वॉल्यूम क्या है सर, ये वॉल्यूम है, कैपिटल वी क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 पाई आर क्यूब। रख दो यहाँ, तो वॉल्यूम की वैल्यू आप रखोगे तो आप सॉल्व करोगे तो देखिए रिजल्ट कितना कन्वर्ट हो जाएगा, मान लीजिए dt इक्वल टू 2/9। ठीक है, सॉल्व करके रखा हूँ, ये वैल्यू पुट करने के बाद 5 r स्क्वायर इनटू g डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ g अपॉन बीटा। दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, 2 पाई, नहीं पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, देखो ये पाई से पाई भी कैंसिल हो गया तो 2/9 रह गया। ठीक है, ऊपर r क्यूब था नीचे r था तो ऊपर r स्क्वायर रह गया, तो आप क्या बोलोगे 2/9 into r square into density of body minus density of liquid into g upon theta। ये रिजल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्टली याद रहना है तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं तो आपको प्रूव करके दिखा के करूँगा, आपको तो डायरेक्टली याद रखना है 2/9 r square by theta into density of body minus density of liquid into g। So this is your velocity। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का कांसेप्ट क्या होगा सर, जब इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा तब जो वेलोसिटी अचीव होगी इस लिक्विड में, जब भी वर्टिकली बॉडी मूव कर रही है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं।
So that's why this is going to be very important column. तो ये तो बातें हुई आपकी फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन की बातें हुई। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसका स्क्रीनशॉट में और आगे बढ़ें। एनी डाउट, किसी को भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो? एनीवन? देखिए मैं केवल फॉर्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, जहां जहां मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख देता आपको ही, बट मैं आपको कंसेप्ट को दिखाना चाह रहा हूँ बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वरना तो मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा दूंगा और आगे बढ़ सकता हूँ और आपको समझाते हुए फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है? अरे भाई बोलो यार, कुछ तो बोला करो। बोलते नो ही सर। नहीं यार। कभी कभी तो लगता है सारे बच्चे को स्क्रीन चालू करके भाग लिए। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जिसका आजकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं दैट इज सरफेस टेंशन। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस, पहले तो हम बात करेंगे सरफेस। जब भी लिक्विड फिल्ड होता है किसी भी आपने कंटेनर में, तो आपने बोला एक ओपन सरफेस होता है। मैंने कहा बकेट में अगर आपने पानी रखा तो ऊपर वाला सरफेस कैसा होगा? ओपन होगा। ठीक है? तो आप अगर देखो इस बकेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिक्विड, ठीक है, आप किसी भी अंदर वाले पार्टिकल की बात करो, इस पे हर जगह से प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर से नीचे से और सब जगह से। ठीक है? लेकिन जैसे ही आप सरफेस वाले पार्टिकल की बात करो तो देखो इस पे लिक्विड की वजह से तो तीन साइड से आपको मतलब, लेकिन ऊपर केवल और केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू द लिक्विड। और आप ये कह सकते हो कि सर जितना अंदर आप जाओगे उतना अंदर ज्यादा एनर्जी होगी, और हर कोई चाहता है कि मेरी जो एनर्जी होगी वो मिनिमम हो। मैं उल्टा बोल देता है, हाँ, ऊपर वाले पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि आप क्या करते हैं, सरफेस पे है, सरफेस वाला पार्टिकल के आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स है जिनसे वो एनर्जी ले सकता है। ठीक है? तो आप क्या कहते हो कि सर ऊपर वाले पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी अंदर वाले पार्टिकल। ठीक है? अंदर वाले पार्टिकल की एनर्जी कम होगी और हर कोई चाहता है कि मेरी एनर्जी कैसी हो, मिनिमम हो, मैं लेट ही रहूं, मैं ज्यादा काम ना करना पड़े। तो हर कोई चाहता है कि मैं नीचे की तरफ जाऊं, लेकिन नीचे वाला अगर कोई नीचे आएगा तो उसकी जगह ऑक्यूपाई करने के लिए किसी को ऊपर आना पड़ेगा। आप सोचो कि भैया जो अच्छी सीट पर बैठा है वो अच्छी सीट छोड़ के बुरी सीट पे क्यों जाएगा? हर कोई चाहता है मेरे को अच्छी सीट मिले। तो मैं अगर अच्छी सीट पर बैठा हूँ तो मैं अपने रिलेटिवली सीट छोड़ के बुरी सीट पे जाकर नहीं बैठूंगा ना, किसी और के लिए। मैं इतना धर्मात्मा नहीं हूँ, कोई भी नहीं है। ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? ऐसा है, इस वजह से क्या होता है कि सर सरफेस के मॉलिक्यूल्स हर कोई चाहता है कि मैं नीचे आ जाऊं। अब लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कोई नीचे वाला ऊपर आ जाए। तो लिक्विड क्या कहता है कि यार कि मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सकता है वो मॉलिक्यूल्स को नीचे भेज देता है। मतलब आप बोलते हो कि कम से कम मॉलिक्यूल से वो सरफेस को कवर कर लेना चाहता है। आप सोचो अगर आपके पास एक पॉलिथीन है और उस पॉलिथीन से आपको कोई एक सरफेस कवर करना है और आपके पास पॉलिथीन थोड़ी सी छोटी है, आप क्या करोगे? उस पॉलिथीन को खींच दोगे और खींच के उस सरफेस को कवर कर लोगे। मतलब मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे ना, पॉलिथीन उतनी थी, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने थे, बट आपने उनको स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह खींच के और सरफेस को कवर कर लिया। एग्जैक्टली यहाँ पर ऐसा होता है। लिक्विड क्या करता है कि सर ऊपर एक मेम्ब्रेन की तरह बना लेता है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स खिंचे खिंचे से रहते हैं ताकि वो एक ही मॉलिक्यूल ज्यादा जगह कवर कर ले और पूरा का पूरा सरफेस कवर हो जाए मेरा, और कम से कम मॉलिक्यूल से ऐसा काम हो जाए। ठीक है? तो आप कह सकते हो कि सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करने लगता है। कोई भी लिक्विड सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और आप बोल सकते हो कि उस सरफेस में कुछ टेंशन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब सरफेस टेंशन की वैल्यू की बात करें तो आपने बोला देखो कोई भी इमेजिनरी वैल्यू, एक सरफेस है, ओपन सरफेस, यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, आप ऊपर से देख रहे हो, इसी को आप ऊपर से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा होगा। अगर एक इमेजिनरी लाइन है, अगर ये एक इमेजिनरी लाइन है तो इस पे भी कई सारे मॉलिक्यूल होंगे।
हर मॉलिक्यूल्स पे दोनों तरफ से खिंचाव फील हो रहा होगा, ताकि आप बोलते हो कि वो स्ट्रेस मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा होगा। मैंने कहा सर मान लो उस पे एक साइड जो नेट फोर्स है वो F लग रहा है, इस लाइन पे पूरी लाइन पे सारे मॉलिक्यूल्स का मिला के जो फोर्स है F है, और इस इमेजिनरी लाइन की लेंथ जो L है, तो सरफेस टेंशन जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसका डायमेंशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन पूछ लेते हैं। लोगों को क्या लगता है टेंशन है, टेंशन होगा तो फोर्स होगा, नाम से क्या लगता है फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन वो टिक कर लेते हैं, बट एक्चुअली ये क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। तो दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। आप क्या होगा, आप बोलते हो कि सरफेस एनर्जी। मैंने कहा सर टोटल सरफेस हर मॉलिक्यूल की एनर्जी को अगर मैं टोटल ऐड कर दूं तो आप बोलोगे सरफेस पे टोटल एनर्जी कितनी होगी। सरफेस एनर्जी जो होगी वो बेसिकली क्या है, वो सरफेस इनटू एरिया, सॉरी सरफेस टेंशन इनटू एरिया। जो भी आप बोलोगे इस सरफेस का एरिया अगर कैपिटल ए है तो टोटल सरफेस एनर्जी टोटल एनर्जी इक्वल टू सरफेस इनटू एरिया। अब मैं चाहता हूं कभी भी, जैसे मान लो एक बबल है, बड़ी सी एक ड्रॉप है, ड्रॉप में क्या हो गया थोड़ा सा समझना। एक तो ड्रॉप है उसमें ओपन सरफेस कितने हैं, जरा सोचने की कोशिश करो। तो बताएगा ड्रॉप में ओपन सरफेस कितने हैं, एनीवन? बैठ जाऊं मैं चुपचाप से बैठा रहूं, वेट करता रहूं, आप लोग आंसर करोगे कि नहीं करोगे? मत करो, मैं भी बैठ खड़ा हूं, नहीं बोलना आपको, मत करो, मैं भी बैठा हूं। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके आंसर ही नहीं देने होते आप लोगों को। का तो सारा सर होगा ना क्या सर, रोप का तो सारा जो उसके ओपन होगा सारे ना। सरफेस खुले हुए ओपन होंगे। कितने सरफेस ओपन होंगे? सारे ही होंगे। सारे ओपन होंगे। मैंने कहा सर ओपन सरफेस कितने होंगे, एक ही तो होगा बेटा, सारे ओपन होंगे मतलब क्या है? सरफेस जानते हो क्या होता है? ये एक प्लेट, ये बोर्ड है, बोर्ड में कितने सरफेस हैं, आप बोलोगे जो बाहर की तरफ है एक ही तो सरफेस है, ये सारे मतलब क्या हजारों सरफेस दिख रहे हैं क्या इस पे? नहीं नहीं, हाँ एक ही। दिस इज कॉल्ड सरफेस ना। आप क्या बोलोगे, ये फ्लोर का सरफेस है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये सरफेस है। तो ऐसे ही आप बोलते हो कि सर अगर आप ड्रॉप ले लो तो ड्रॉप क्या है, ऐसा बेसिकली लिक्विड अंदर फिल्ड है, अंदर तो लिक्विड ही लिक्विड है ना। ओपन का मतलब क्या हो गया, जो एयर के कांटेक्ट में आ जाए। आप बोलते ये बाहर वाला सरफेस क्या है, कांटेक्ट में, तो एक सरफेस ऐसा है जो बाहर एयर के कांटेक्ट में, हम उसको बोलते हैं ओपन। अंदर तो लिक्विड ही लिक्विड है, तो कोई सरफेस की तो बात ही नहीं करना। लेकिन अगर हम बात करें बबल की, सोप बबल अगर आपने देखा हो, सोप बबल की बात करूँ, सोप बबल में क्या होगा, सर ये लिक्विड है, लिक्विड के बाहर क्या है, एयर है, तो आप बोलोगे सर ये बाहर वाला सरफेस कैसा हो गया, एक एयर के कांटेक्ट में, ये एक ओपन सरफेस है। अगर आप अंदर जाओ तो अंदर भी एयर है, अंदर भी एयर है, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे दो सरफेस है। बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब ये मान लो बबल है, इसको ध्यान से समझना, ये बबल है, इस बबल के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, मतलब एक एक पतली सी लेयर है जिसमें लिक्विड फिल्ड है, ये लिक्विड फिल्ड है, बस बहुत पतली होती है, बहुत बारीक सी होती है। तो आप बोलते हो एक तो ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया, तो आप बोलोगे टोटल एयर के कांटेक्ट में कितने सरफेस है, बोलोगे दो। जबकि ड्रॉप में एयर के कांटेक्ट में केवल एक सरफेस होगा बाहर वाला, अंदर तो ऑर्डिनरी लिक्विड होगा। तो इस चीज को ध्यान से रखिए, जब भी आप बोलोगे फिल्म बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं, आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे बबल के केस में दो सरफेस होते हैं ओपन, तो बबल के केस में, ठीक है। या थिन फिल्म कोई बोलता है ना, थिन फिल्म, अगर कोई थिन फिल्म है, फिल्म जानते हो कैसी होती है, ऐसा कोई एक सरफेस है, ये थिन फिल्म है। अब ये क्या है, लिक्विड है इसमें, आप बोलते हो यहाँ एयर है, यहाँ लिक्विड है, और आप बोलते हो सर यहाँ एयर है। तो बेसिकली ऊपर वाला सरफेस एयर के कांटेक्ट में और नीचे वाला सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो फिर से यहाँ पे कितने सरफेस हो गए, दो सरफेस हो गए। बीच में थोड़ी सी थिकनेस में लिक्विड है, ऊपर सरफेस, ऊपर वाला सरफेस एयर के कांटेक्ट में, नीचे वाला सरफेस एयर के कांटेक्ट में, तो बेसिकली बीच में क्या है, लिक्विड है। तो
तो आप बोलोगे थिन फिल्म के केस में भी दो सरफेस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बबल, सोप बबल जिसको हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं थिन फिल्म। तो कोई मुझसे अगर बोले कि सर सरफेस एनर्जी कितनी लिखोगे इसकी, तो इसकी जो सरफेस एनर्जी लिखी जाएगी वो ट्वाइस ऑफ एस इनटू ए लिखा जाएगा, बिकॉज यहाँ पे एरिया कितने हैं, दो हैं। सरफेस टेंशन अगर एस है तो आप बोलोगे सरफेस एनर्जी कितनी हो जाएगी, एस इंटू टू ए। यहाँ पे भी सरफेस एनर्जी कितनी रहेगी, एस इंटू टू ए। अब मैं चाहता हूँ एक छोटे से ड्रॉप को बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट करूँ, या बड़े से ड्रॉप को दो कई छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्ट करूँ, या उसको खींच के बड़ा करूँ या छोटा करूँ समाओ, तो आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा। और जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, आप बोलोगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एरिया। सरफेस एनर्जी, सर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस इनिशियल सरफेस एनर्जी। तो आप बोलोगे फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, एस इनटू एरिया फाइनल। इनिशियल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, एस इनटू एरिया इनिशियल। सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, वो एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करती, वो तो लिक्विड की मेटल पे मतलब किससे बना हुआ मटेरियल उस पर डिपेंड करती है। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये आपके फोर्स पे या एरिया पे इन सब पे डिपेंड नहीं करेगी, ये केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है कि ये लिक्विड बना किससे है। ठीक है, वाटर के लिए सरफेस टेंशन कुछ और होगा, सोप सोल्यूशन के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो ये आप उस सोप सोल्यूशन से छोटा बबल बनाओ चाहे बड़ा बबल बनाओ, सोप सोल्यूशन अगर सेम है तो आप बोलोगे सरफेस टेंशन भी कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फॉर्मूले हैं सरफेस टेंशन वगैरह के, जो कि कई बार यूज होते हैं, और इनकी ही एप्लीकेशन आप अगर अपन पढ़ने वाले हैं आगे, राइट, जो आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका अगर कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज आप इसमें नोट डाउन कर लो कि सर इन केसेस में दो सरफेसेस होते हैं, दो ओपन सरफेस बोलते हैं या फिर इंटरफेस बोलते हैं, कितने होते हैं, दो होते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एल्स आप स्क्रीनशॉट लें और आगे बढ़ें। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे भी डाउट है पूछते चलिए यार, ऐसा नहीं हो कि आप डाउट लेके बस मन में बैठे रहो। ग्रेविटेशन की डीपीपी मिल गई है सबको? हाँ सर, वो तो साथ में मिल गई थी। अच्छा, अच्छा ये बताओ टेस्ट कैसा था, क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स मिले? मार्क्स आए हैं टेस्ट के? क्या क्या मार्क्स आए जल्दी से बताएं, क्विकली, इंडिविजुअल एंड टोटल, जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखें। अक्षय 151 and 584, सदन सिंह 120 and 483। सदन बेटा कम आ रहे हैं, कम से कम 50-60 नंबर आपके ओवरऑल कम है, और फिजिक्स में कम से कम 15 मार्क्स कम है। तो देखो कौन से टॉपिक में कम हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में कम हो रहे हैं, थोड़ा उस पर ध्यान दो। शशांक सिंह 148, ओवरऑल कितने हैं शशांक? रेवन बेटा कम है 445, थोड़े से बढ़ाओ। फिजिक्स में तो फिर भी ठीक है, 123 इज अ गुड स्कोर, 130 35 तक लेके जाओ, बट बाकियों में काफी कम है, 445 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 100 मार्क्स और चाहिए। तो बाकी सब्जेक्ट में देखो कहाँ कम आ रहे हैं, बढ़ाओ। बाकी लोग योग्यता 495 102,
कामाक्षी क्या हुआ, कम कैसे आ रहे मार्क्स? बेटा कब करोगे प्रैक्टिस? ऐसे काम नहीं चलेगा। बाकी लोग फिजिक्स में कम से कम 20 मार्क्स कम है कामाक्षी तुम्हारे, ओवरऑल कम से कम 50 मार्क्स कम है। मतलब मैं मानता हूँ कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा कम लग रहा है मुझे, यही मार्क्स 125 30 होने चाहिए। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, बट प्रैक्टिस ऐसे भागो नहीं। अदर स्टूडेंट्स, शिवम और कौन कौन था, आयुष, रैंक ओवरऑल टोटल बहुत कम है 453। सर वो कल वाले आस्तिक टेस्ट में ना केमिस्ट्री के कुछ आंसर्स मार्क थे, तो वो मैंने वहां बताया था उसमें। देख लो, मतलब अगर टेक्निकल इशू है तो बात अलग है, लेकिन और कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ओवरऑल सर, वो बहुत तो कम मैं है। समझ गया, बाकी देख लिया था। आस्तिक वेरी गुड, 150 is very good in physics, but 512 is not sufficient. Which subject is getting weaker? Please work on that subject. 512 नहीं, कम से कम 40-50 मार्क्स और चाहिए, कम से कम बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे फिजिक्स से बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, 150 is very very good marks. बाकी आई गेस यू मस्ट बी लाइकिंग इन बायो, बिकॉज इफ समबडी इज गुड इन फिजिक्स तो जनरली बायो में वीक होता है वो। ठीक है, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप बायो में थोड़े से वीक हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान दें, बायो में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें। कोई भी सब्जेक्ट वीक हो गया तो काम नहीं चलेगा, हमारा क्वेश्चन रुक जाएगा। चलिए ग्लेडी सिंह, आंसर नहीं आया अभी तो तुम्हारे मार्क्स का। और भी अभी 2-4 लोग बचे हुए जिन्होंने अपने स्कोर नहीं बताए हैं। सजन, सजन ने बताए क्या? हाँ, सजन ने भी शायद बताए हैं। आयुष, ग्लेडी, जतिन, जतिन का नहीं आया, नमन, ऋतु, सपूरा, तन्वी। हाँ भाई साहब, मार्क्स कहाँ हैं? नमन, जतिन, एक ही चीज बोलना पड़ता है यार, कैसे करते हो तुम लोग? एक एक का नाम बोलना पड़ता है मुझे यार। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, पर्सनल चीजें होंगी। कोई बात नहीं, शर्म आ रही है अपने मार्क्स बताने में, तो इसका मतलब काफी कम है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। चलिए, हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की और एप्लीकेशन आगे देखते हैं। मैंने कहा सर, जब भी आप बात करोगे यहाँ पे, ये मान लो लिक्विड है, इसके अंदर ये ड्रॉप है, आउटसाइड प्रेशर पी आउट है, अंदर वाले प्रेशर को पी इन बोलोगे। तो यहाँ पे आप बोलते हो एक्सिस प्रेशर बोला जाता है। एक्सिस प्रेशर का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक्सिस प्रेशर का मतलब क्या होता है? अंदर बाहर से प्रेशर ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड निकाल लूं, तो दैट कम है 2s/r। आर क्या हो गया? ड्रॉप का रेडियस हो गया। दिस इज कॉल्ड एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा, अंदर एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, बाहर की कंपैरिजन में हमेशा अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब जो लिक्विड साइड है उसको हम अंदर बोलेंगे, एयर साइड को बाहर बोलते हैं। तो पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 2s/r होता है, आर इज द रेडियस ऑफ द सरफेस। जब ये लिक्विड ड्रॉप है तब, अगर ये लिक्विड बबल होता है या सोप बबल होता है, तो आपको पता है सोप बबल में कितने सरफेस होते हैं सर? 2 सरफेस बनते हैं, 2 इंटरफेस। तो आप बोलते हो जो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आती है, मतलब दोनों का प्रेशर का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है? 4s/r।
कितना आता है वो 4s/r आता है, क्योंकि वहाँ दो सरफेस होते हैं तो डबल हो जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर मतलब हमेशा लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड बबल में अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है उसको हम एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू होती है 2s/r को, और लिक्विड सरफेस वगैरह वो बबल बबल के लिए वो सरफेस 2 हो जाता है, तो ये 4s/r हो जाता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल क्या बोलता है कि सर जब भी आप, मैंने कहा मान लो ये ग्लास है, ये ग्लास, सेम ग्लास की मैंने दो सरफेस ले ली, एक ग्लास है। अब इसी ग्लास पे अगर आप एक ड्रॉप ले लो मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी जो ड्रॉप है वो इस शेप में रखी जाएगी। अगर आपने एक मर्क्यूरी का ड्रॉप लिया और इस पर ड्रॉप करा दिया तो वो ऐसा शेप बना लेगा। वहीं पे अगर आप वाटर का एक ड्रॉप छोड़ोगे तो उसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये मर्क्यूरी मर्क्यूरी ड्रॉप इस टाइप का शेप अचीव कर लेगी, और आप बोलते हो कि जो वाटर ड्रॉप है वो कुछ इस टाइप का शेप अचीव कर लेगी, राइट। दोनों ही सिर्फ एक ड्रॉप डालेंगे मैंने। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों होता है, देखो कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस होते हैं। कोहेसिव फोर्सेस का मतलब होता है सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स, है ना। सरफेस टेंशन भी कोहेसिव फोर्स का ही एक एग्जांपल है। एडहेसिव फोर्स मतलब दो अलग अलग मटेरियल, एडहेसिव जानते हो ना, फेविकॉल इज एन एडहेसिव, एडहेसिव टेप आते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, टेप और दूसरे सरफेस के बीच में क्या होता है, ज्यादा फोर्स लग जाता है, इसलिए वो चिपक जाते हैं, राइट। तो आप बोलते हैं इसलिए उनको एडहेसिव बोलते हैं। एडहेसिव फोर्सेस आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। तो होता क्या है, जब लिक्विड का कोहेसिव फोर्स दूसरे सरफेस के साथ जो एडिटिव फोर्स है उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। फोर्स स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा प्यार है, तभी तो फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो आप बोलते हो मर्क्यूरी के आपस के मॉलिक्यूल का जो प्यार है वो ग्लास के साथ जो प्यार है उससे बहुत ज्यादा है। ग्लास उसे पसंद नहीं करता। मर्क्यूरी क्या बोलता है, मुझे ग्लास पसंद नहीं है, मैं ग्लास, अगर मुझे कोई पसंद नहीं है तो आई विल नॉट अलाउ यू टू टच मी, राइट। मर्क्यूरी क्या बोलता है, भाई साहब मुझे ये ग्लास पसंद नहीं है, आई जस्ट डोंट वांट टू टच। तो इसीलिए वो अपने सरफेस ऑफ कांटेक्ट को मिनिमाइज कर लेगा। हवा में तो आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो टच रहना ही पड़ेगा। आप बोलते अपने सरफेस ऑफ कांटेक्ट को मिनिमाइज कर लेता है, तो इसलिए इस टाइप का शेप ये अचीव करता है। वाटर क्या बोलता है, वाटर के आपस में, है ना, आप बोल सकते हो कि वाटर में ग्लास के साथ, यदि ग्लास को देखता है उसको बहुत प्यार आता है ग्लास को, तो वो क्या करता है, जिससे प्यार है वो उसमें, और बोलता है जरा जरा टच में टच में टच में, राइट। वो बोलता है मैं ज्यादा से ज्यादा उसके टच में रहना चाहता हूँ, तो वो हमेशा अपने ड्रॉप का जो सरफेस है वो बढ़ा लेता है, इसीलिए वो ग्लास को ज्यादा ज्यादा टच करना चाहता है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे इस केस में आप बोलोगे कोहेसिव फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर ग्रेटर देन एडिटिव फोर्स, जबकि यहाँ पे आप बोलोगे कोहेसिव फोर्सेस आर वीकर देन एडिटिव, एडिटिव आर स्ट्रॉन्गर। अब क्या होता है, ये जो सरफेस है, लिक्विड सरफेस है, इसको हम बोलते हैं, जो कॉन्टैक्ट में, इसको हम बोलते हैं मेनिस्कर। जो कॉन्टैक्ट सरफेस होते हैं उसको हम बोलते हैं मेनिस्कर। अब मेनिस्कर पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये सरफेस पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, और इस टेंजेंट का मैं अंदर जो पोर्शन टच है सरफेस के, लिए यहाँ तो ये सॉलिड से टच ही नहीं हुआ है ना, जो टेंजेंट का पोर्शन जो लिक्विड से दिखे, ये जो सरफेस पे टच किया, इस लिक्विड में जो सॉलिड का पोर्शन टच कर रखा है, ये वाले पोर्शन में देखो लिक्विड टच है ना, तो आप बोलोगे सर उस डायरेक्शन में सरफेस से और इस टेंजेंट के बीच का जो एंगल है थीटा, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। दिस थीटा इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। ध्यान रखना, सरफेस पे टेंजेंट डालोगे और उस सरफेस का लिक्विड की साइड वाला जो एंगल है सरफेस से, उसको बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। ऐसे केसेस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा आती है। कौन से केस में, जब आप बोलोगे इस टाइप की बिहेव कर रहे होंगे वो, मतलब उनको कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है, वो ग्लास को टच नहीं करना चाहते। जबकि इस केस में आप टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, ये सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे देखो लिक्विड साइड में जो एंगल आया ये थीटा है, ये वाला नहीं आया, ये तो आप बोलोगे यहाँ पे लिक्विड ने ग्लास को टच यहाँ कर रखा है, राइट। तो आप बोलोगे सर ये लिक्विड साइड का जो एंगल है ये तो ओपन है, एयर साइड वाला एंगल हो गया। तो यहाँ पे जो थीटा है वो कैसा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो
तो हमेशा ध्यान रखना कि सर ऐसे केसेस में अच्छा, ऐसे केसेस में क्या होता है, मैं ग्लास को टच ही नहीं करना चाहता, मतलब अगर मैं इसको ड्रॉप को ऐसे हाथ से साफ कर दूं कि ड्रॉप एकदम गायब हो जाएगा, ग्लास पे बिल्कुल भी ड्रॉप टच नहीं रह जाएगा। क्योंकि कभी आपने पानी पूछा है ग्लास में पानी फेंका और आपने कपड़े से भी अगर उसको अच्छे रगड़ के भी पोछो तब भी कुछ ना कुछ ड्रॉप वहां पे थोड़ा बहुत पानी ग्लास से टच रह जाता है, आप बोलते हो ग्लास गीला हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे ग्लास और वाटर के बीच में बहुत ज्यादा प्यार हो रखा होता है। तो आप बोलते हो, इसी को बोलते हैं कि इस टाइप के लिक्विड कभी भी सरफेस को वेट नहीं करते, गीला नहीं करते। भाई साहब प्यार ही नहीं है तो भाई वेट कर ही नहीं पाएगा ना यार। ठीक है, वेट करने के लिए प्यार होना चाहिए यार, मतलब वो उसको टच ही नहीं करना चाहता, तो जैसे आप साफ करोगे वो साफ हो जाएगा, सरफेस को क्यों वेट करेगा? जबकि आप बोलते हो यहाँ प्यार बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो जब प्यार ज्यादा होगा तो तुरंत वेट करेगा वो। ठीक है, तो आप बोलोगे अगर आप उसको साफ भी करने की कोशिश करोगे तो भी कुछ ना कुछ पानी चिपक के रह जाएगा। तो आप बोलोगे सर इस टाइप के केसेस में एक वेट भी सरफेस, लिक्विड है वो सरफेस को वेट कर देता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं कॉन्टैक्ट एंगल की, हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखे। ये बहुत हॉट टॉपिक है, ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आजकल बनते हैं, सरफेस टेंशन एंड कॉन्टैक्ट एंगल। ठीक है, इसके बाद से समझ लेना, कंसेप्ट समझना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं बनेगी, इस चीज को ध्यान रखेंगे अगर ये कॉन्टैक्ट एंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया तो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट? कोई भी किसी भी तरीके का डाउट? नो सर। अच्छे अच्छे समझना ये कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आप इसमें ऐसे भी कह सकते हो कि सर इस टाइप के जो कॉन्टैक्ट सरफेस बनते हैं इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस बनेंगे, और इस टाइप के सरफेस को हम बोलते हैं कॉनकेव बनेंगे, इनको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, या आप देखो ये शेप कैसे ले रहे हैं, कॉन्वेक्स लेते हैं और ये कॉनकेव शेप लेंगे, आगे देखते समझ में आएगा कैसे लेते हैं। सर ये जो कांटेक्ट एंगल है ये हर लिक्विड के लिए अलग अलग होगा और हर सरफेस के लिए भी अलग अलग होगा? हर लिक्विड और कॉन्टैक्ट एंगल इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड प्लस सरफेस, वाटर का किसी और सरफेस के साथ कुछ और एंगल बनेगा। अच्छा, दोनों को कंसीडर करेंगे उसमें? लिक्विड एंड सरफेस, क्या बोला जा रहा है? अच्छा, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा ना? बिल्कुल, ठीक है वाटर और सर। ग्लास के बीच में एंगल अगर थीटा है, वाटर और आप कोई प्लास्टिक लोगे तो कुछ और एंगल बनेगा, वाटर और वुड लोगे तो कुछ और एंगल बनेगा। ओके सर। तो ये दो दो लिक्विड एंड सरफेस दोनों पे डिपेंड है, उनके आपस की बात है। यही मर्क्यूरी किसी और सरफेस पे जाके हो सकता है उसको वेट भी करने लगे, बट ग्लास को नहीं करेगी। वैसे सर कौन सी सरफेस को करता है मरकरी वाइट? क्या हो गया? वैसे मरकरी कौन सी सरफेस को करता है? आ सकता है यार, वैसे अपन मटेरियल ऐसे तो अपने दिमाग में नहीं है, बट ऐसे सरफेस को, ऐसे कई सरफेस ऐसे पॉसिबल होंगी जिसमें वेट करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, होंगी जो बहुत सारे मटेरियल होंगे। मटेरियल लाइक हम उसको ऐसा कोई एग्जांपल मेरे को तो नहीं है पता है, बट होगा फॉर श्योर, ये मुझे आइडिया, ये मैं इतना कह सकता हूँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि होगा ना। जैसे कि जैकफ्रूट खाया, जैकफ्रूट, जैकफ्रूट छोड़ो, डांबर जानते हो, डांबर चारकोल जो रोड पे बिछाया जाता है, हाँ जी सर। जब वो लग जाता है तो उसे साफ करने के लिए केरोसिन ऑयल यूज करते हैं, है ना, कहीं चिपक जाता है तो। अगर आपके हाथ में कहीं चिपक जाए तो उसको साफ करने के लिए आपको केरोसिन ऑयल यूज करना पड़ता है। आप जैसे केरोसिन ऑयल होते हो उसे धो तो साफ हो जाता है। बाकी कोई भी ऑयल यूज करते रहो, आप अगर अपने यहाँ पे नॉर्मल सरसों का तेल यूज करोगे तो उससे साफ नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो वो चिपका ही रहेगा। लेकिन जैसे ही केरोसिन ऑयल डालते हो वो साफ हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जैकफ्रूट होता है, जैकफ्रूट अगर आपको पता हो, जिसको कटहल बोलते हैं, तो खाते होंगे लोग। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। जैकफ्रूट जब
है ना, पता होगा। तो जैकफ्रूट जब आप काटते हो पेड़ से, जब अंदर से उसको कुछ तोड़ते हो चिपचिपा ना, निकलता है। उसमें एक मिल्की सब्सटेंस निकलता है, हाँ, बहुत चिपचिपा स्टिकी कुछ होता सब्सटेंस है। होता है। हाँ, अगर वो आपके हाथ में लग गया, साबुन से धो लो, मैं कहता हूँ गारंटी दे रहा हूँ, साबुन से धो के दिखा दो, साफ हो जाए तो बात करना। नहीं होता। ठीक है, एक छोटी सी उंगली में अगर आपको लग जाए, राइट, लेकिन उसको आप जैसे सरसों की ऑयल का आप तेल का ड्रॉप डालोगे और यूं करके ऐसे साफ करोगे, तुरंत साफ हो जाता है, तुरंत। आप केरोसिन ऑयल डाल के देखो, साफ नहीं होगा। तो आप बोलते हो ना, वो बेसिकली सब्सटेंस से बिहेवियर होता है। आप देखो, वो केरोसिन ऑयल जो चारकोल चिपक जाता है उसको साफ कर सकता है, लेकिन वो मिल्की सब्सटेंस को साफ नहीं कर पाता, जबकि सरसों का तेल जो उसको नहीं कर पाता, और सरसों का तेल जो होता है आपका मस्टर्ड ऑयल होता है, उससे ये चीज साफ हो जाती है, जो कि आपके साबुन से साफ नहीं हो रही होती। ठीक है, तो ये तो मटेरियल का बिहेवियर होता है, किसके साथ कैसी बॉन्डिंग होती है उसकी, है ना, उस पर डिपेंड करता है बहुत सारी चीज। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है क्या वहां पे भी दिल्ली में? कि मेरे घर के सामने बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा आई कैन सी एक मीटर सामने एक मंकी सामने वाले घर की टंकी खोल के उसमें मस्त डुबकियां लगा रहा है, एंड आई कैन सी दैट। चलो खैर। हाँ सर, हो रही है गर्मी। कैपिलरी, व्हाट इज कैपिलरी? कैपिलरी क्या होता है, जब देखिए कैपिलरी, स्ट्रॉ देखा है, स्ट्रॉ, है ना, स्ट्रॉ को अगर पतला करते चले जाओ, बहुत पतला, तो वो कैपिलरी जो है, मतलब बहुत ही पतले थिन ट्यूब होते हैं, उनको हम कैपिलरी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी कॉफी वगैरह पीने गए हो, कभी पीसीडी वगैरह जाने का मौका मिला हो आपको, है ना, नसीब में आया हो, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाओगे तो एक वो ट्रांसपेरेंट का स्ट्रॉ देते हैं, बहुत पतला थिन स्ट्रॉ होता है, उससे है ना आप स्टिरर की तरह यूज कर सकते हो, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप उससे सिप भी कर सकते हो। बहुत पतली सी बारीक सी वो ऐसी होती है, मतलब अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा, यू कैन यूज इट फॉर सिपिंग, कॉफी को सिप करने के लिए यूज करते हैं उसको। ठीक है, तो बहुत बारीक सी होती है, उसको हम बोलते हैं कैपिलरी। तो कभी भी थिन, वेरी थिन ट्यूब्स आप बोल सकते हो, उनको हम बोलते हैं कैपिलरी। तो हम बात करें कैपिलरी एक्शन की, अगेन ये सरफेस टेंशन और अभी कॉन्टैक्ट एंगल है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका एप्लीकेशन है। तो होता क्या है कि सर, अगर इसी एग्जांपल को ले लें कि मैंने कहा सर, एक मैंने मर्क्यूरी का टब लिया और एक वाटर का टब लिया, इसमें मैंने वही एक थिन ग्लास की कैपिलरी इसमें इंसर्ट कराई, और इसमें मैंने थिन ग्लास की कैपिलरी, सेम थिन ग्लास की मैंने यहाँ पे इंसर्ट कराई। होगा क्या इस वाले में, मान लो ये नॉर्मल लेवल था लिक्विड का मर्क्यूरी का वाटर, तो इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि सर इसके अंदर जो लिक्विड का लेवल होगा वो नीचे गिर चुका होगा, और इसमें जो लिक्विड का लेवल जो है वो ऊपर आ चुका होगा, इस तरह। रीजन वही, ये वाटर ग्लास को क्या चाहता है, बहुत प्यार है, ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा सरफेस को टच करे, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। इसको पसंद नहीं है तो ये चाहता है मिनिमाइज कर ले अपना सरफेस एरिया, तो इसको नीचे की तरफ पुश करने लगता है, ये तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो देखो, ये कॉन्केव सरफेस बनाएगा और ये कॉन्वेक्स सरफेस बनाएगा। तो आपको बताना है कि सर कि ये जो हाइट है, जो कितनी हाइट ऊपर जाती है, रुक जाता है, ये हाइट आपको बतानी है। अपने आप पानी ऊपर चढ़ के जाता है और उस हाइट पे जाके रुक जाएगा, ये आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इस हाइट की जो वैल्यू, अगर मैं इसको जूम करके देखूँ तो ये कैपिलरी कुछ ऐसे दिखेगी, बहुत जूम किया तो जो लिक्विड का सरफेस है वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और आपको मालूम है कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो ये हो गया कैपिलरी का रेडियस, कैपिलरी कहते हो इगोल, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। और ये सरफेस है, ये आप क्या करोगे, ये ऐसे सरफेस बनाए ना, आया ना, तो आप बोलोगे एक स्फेरिकल शेप बन सकता है, जिसका आप बोलोगे सर ये जो रेडियस है वो कैपिटल आर के बराबर होगा। इस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो देखो, ये जो लिक्विड वाला एंगल है इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्ट, लिक्विड एंड
सॉलिड के बीच का जो कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये और ये रेडियस हो गया स्फेरिकल सरफेस का और ये उसपर टेंजेंट हो गया, तो आप बोलोगे सर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये कैपिटल आर है इसका रेडियस और ये स्मॉल आर है कैपिलरी का रेडियस। तो आप बोलोगे जो हाइट की वैल्यू आती है वो कैसे आती है, भाई 2s cos थीटा में रखने फॉर्मूला दिए दे रहा हूँ बाय रो आर जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ठीक है। तो S is the surface tension of the liquid, cos theta, theta is the angle, theta is the angle, contact angle, rho is the density of the liquid, r is the radius of the capillary, small r is the radius of the capillary and g is the gravity। तो ये जो हाइट आएगी उस हाइट का फॉर्मूला ये होता है और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, रिसेंटली 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस पे बेस ये क्वेश्चन कई सारे आ जाते हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए cos थीटा पॉजिटिव, cos थीटा थीटा कैसा होगा इसमें, एक्यूट एंगल लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव, तो x के लिए पॉजिटिव आएगी। आप इसके लिए निकालोगे तो x के लिए नेगेटिव आ जाएगी, तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्योंकि वहां पे cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, अभी देखा मर्क्यूरी और उसके बीच का एंगल कैसे है ऑब्ट्यूज, तो cos ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़े एंगल्स के लिए cos थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। तो आप बोलोगे x के लिए नेगेटिव आ जाएगी, समझ जाना कि ये डेप्थ, ये h हाइट नीचे जाएगा और ये h हाइट ऊपर जाएगा, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम रहेगा। This formula is very important, capillary action is very important। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने कहीं देखी होगी, आपने देखा है कभी दीपक जलाते हो, दीपक उसमें कॉटन का ऐसा एक बत्ती बनाते हो, उस कॉटन को लिक्विड में ऐसे डिप कर देते हो और आगे वाले पोर्शन में आप उसको जला देते हो। अब देखिए आग जो लगी है वो आगे वाले में जल रही है, वो आगे वाला पोर्शन है, जबकि ऑयल पीछे से खत्म हो रहा है, तो उस आग का और ऑयल का कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी वो ऑयल खत्म हो रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑयल जो है वो अपने आप ऊपर चढ़ के आ रहा है, and that is because of the capillary action, because thin threads है ना, जो दो तीन कॉटन के थ्रेड होते हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, एक ऐसे ट्यूब नली सी बन जाती है और वो कैपिलरी का काम कर रही होती है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल आपने देखे होंगे, ऐसे कॉटन के कपड़े को जब आप पानी में थोड़ा सा डुबा दो तो देखोगे वो पानी अपने आप ऊपर वाले सरफेस को गीला करना स्टार्ट कर देता है, पानी आप देखोगे कपड़ा जो पानी के अंदर नहीं भी है वो भी आपको गीला दिखने लगेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो एक कॉटन के धागों के बीच में बहुत पतली पतली बारीक सी नलियां बन जाती है जिससे पानी अपने आप ऊपर की तरफ राइज करता है, ठीक है। तो ऐसी कई एप्लीकेशन होती हैं, ये सब किसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कैपिलरी एक्शन के। तो ये बात हुई आपकी कैपिलरी की, ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लिक्विड, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक, अभी तक मैंने उनको मेजर क्वेश्चन आपका कवर कर लिया है और मेजरली आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपके आके देखोगे तो आपके इनसे बन जाएंगे। तो लिक्विड की बात मेरी तरफ से खत्म हो गई है, कोई भी आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपन मूव करेंगे नए टॉपिक की तरफ। मेरी तरफ से थ्योरी की थोड़ी बहुत बातें होंगी जो आप एक बार रीडिंग मार लेना अपनी स्टडी मटेरियल से या कहीं से, कोई थ्योरी वाला पोर्शन आपको नहीं समझ में आप पूछ सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट सारी बातें अपन ने मेजर कवर कर ली है। कोई दिक्कत, एनी डाउट? किसी भी तरीके का कोई डाउट है पूरे चैप्टर में कहीं पे भी? नो सर। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे हीट। देखो हीट में हम तीन चार स्टेप में बातें करते हैं। पहले जब भी आप किसी बॉडी को हीट करते हो, क्या करोगे, किसी बॉडी को जब आप गर्म करते हो तो वो एक्सपैंड करती है,
क्या करती है, एक्सपैंड करती है। तो ये चीज हमको मालूम है, किसी भी बॉडी को आप एक्सपैंड करोगे, वो हीट करोगे तो वो एक्सपैंड होगी, पहली चीज। अब नेक्स्ट आएगा सर कितनी हीट से एक्सपेंशन। देखो अब क्या होता है कि किसी बॉडी को अगर आप हीट करोगे तो सबसे पहले उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर अगर हम इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें एक्सपेंशन कितना होगा, पहली चीज। अब द थिंग इज हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे कैसे, कितना अमाउंट ऑफ हीट से कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा कि अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना कि इतने अमाउंट ऑफ हीट से इतना टेम्परेचर होगा। उसके थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि सर हीट देंगे कैसे। देखिए किसी भी बॉडी को आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें एक्सपेंशन होगा। तो हम बोलेंगे कितने टेम्परेचर से कितना एक्सपेंशन होगा वो पढ़ेंगे पहले, फिर कितनी हीट से कितना टेम्परेचर रेज होगा वो पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि वो कितनी हीट हम किसी को देंगे कैसे। Sorry, there was some disturbance due to monkey pause. ठीक है, क्या बातें कर रहा था मैं, भूल गया। अरे भाई क्या बताना, क्या बात हो रही थी। याद दिलाओ यार, अरे जिंदा हो सब लोग। यस सर। यार आप लोग वाकई में क्लास में बैठे हो सीरियसली, मतलब एक बंदे के अलावा मेरी पूरी क्लास में कोई बोलता ही नहीं है, किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। पढ़ रहे हो कि बस ऐसे ही बैठे हो, बस चालू कर लिया है, बस सत्संग है, सुने जा रहे हो सुने जा रहे हो सुने जा रहे हो, रिस्पॉन्स ही नहीं करना है यार। नमन, तन्वी, योगिता, सजन, अर्षित, अरे कोई माइक नहीं वर्क कर रहा है तो भाई चैट बॉक्स से मुझे इन्फॉर्म किया करो कि हाँ सर आप। यार एक्सपेंशन का बता रहे थे आप शायद कुछ। मतलब पता नहीं यार, कि मुझे तो लगता है यार आप लोग प्रेजेंट रहते भी मैक्सिमम लोग तो बस गोल मार के बस चालू करके छोड़ देते हैं, घर वालों को लग रहा होगा पढ़ रहे हैं। टीचर के लिए यार थोड़ा सोचा करो, सेंटीमेंट, टीचर के सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा सोचा करो यार। जब तक एक तो आप लोग ऑफलाइन हो, मुझे दिखते नहीं हो, ऊपर से आप लोग बोलते नहीं हो, किसको पढ़ाऊं मैं। आप सोचिए अगर मेरी सिर्फ और सिर्फ आपको आवाज सुनाई दे बस, क्या आपको उतना मजा आएगा। मैंने तो आवाज भी नहीं सुनाई दे, सिर्फ और सिर्फ मैं सारी रिटर्न चीजें, आप सोचिए मैंने एक पीपीटी बनाई और आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो जो मुझे बोलना था मैंने सब नोट डाउन करके यहाँ लिखा दिया, और बस उस स्क्रीन को मैं घुमाता जाऊँ, कुछ भी नहीं बोलूँ बैकग्राउंड में, कोई भी आपके सामने नहीं खड़ा हो, क्या आपको मजा आएगा। थोड़ा सा यार मुझे भी तो लगने दिया करो कि हाँ यार मैं पढ़ा रहा हूँ। आप शायद समझ नहीं पा रहे हो टीचर के लिए कितना डिफिकल्ट है सामने बस कैमरे को देख के पढ़ाए जाना। आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखता है, फेस नहीं दिखते हैं, मुझे तो यही समझ आता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि बस कुछ कुछ बोले जा रहा हूँ। तो इट्स ऑलरेडी सो डिफिकल्ट फॉर टीचर्स, और आप लोग उसको और डिफिकल्ट बना देते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो। चलो मैं तो सबसे पहले बात करेंगे हम टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है सर, आप बोले किसी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस मेजर करना है तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर मेजर करोगे, सर इतना टेम्परेचर है ना। तो सबसे पहले तो टेम्परेचर मेजर करना आना चाहिए, तो उसके लिए कई स्केल्स होती हैं। आप बोलते हो सर डिग्री सेल्सियस,
फ़ारेनहाइट, केल्विन। अच्छा, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट कौन सी है? केल्विन। केल्विन इज द ऐसा यूनिट, बाकी सब ऐसी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। तो ऐसी कई सारी आप बोल सकते हो कि सर स्केल बनती है, तो उन स्केल का हमने एक स्टैंडर्ड तरीका बना लिया बनाने का। सर उसका एक फॉर्मूला हो गया, आप बोलोगे दैट इज 0 अपॉन 0 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। Kelvin minus 273 upon 373 minus 273, and that is equal to कोई भी x minus freezing point या upper limit upon boiling point minus freezing point। ये स्केल्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आप कोई भी स्केल आप रैंडमली भी बना सकते हो। मैंने कहा सर अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस है उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में तो कन्वर्ट करना है तो आप इसको इक्वेट कर दो। अगर आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे रख सकते हो, है ना। आपको डिग्री सेल्सियस की पता है वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू लिखो, के की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका टेम्परेचर हो जाएगा। ऐसी कोई रैंडम स्केल आपने बना रखी है, तो कोई भी रैंडम स्केल बनाई जाती है तो आप बोल सकते हो उस रैंडम स्केल पे आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले बताना पड़ेगा कि सर उस स्केल पे जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है तो वो टेम्परेचर कितना रीडिंग देता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की रीडिंग आपको पता होनी चाहिए। तब आप बोल सकते हो कि उस स्केल पे, कोई भी रैंडम स्केल पे आप कोई रैंडम टेम्परेचर भी बता सकते हो, ठीक है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी आप चाहो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। एक सबसे बेसिक सा शायद आपको याद भी होगा, आप बोलोगे सर ऐसा टेम्परेचर जब दोनों सेल्सियस की रीडिंग और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम आती हो, ठीक है। मतलब जितनी रीडिंग सेल्सियस के टेम्परेचर वो उसमें थर्मामीटर में आएगी उतनी ही रीडिंग आपके फ़ारेनहाइट वाले थर्मामीटर में आनी चाहिए, ऐसा कोई टेम्परेचर। मैंने कहा मान लो दोनों की रीडिंग एक्स आ रही है, आप क्या करोगे, दोनों इक्वेट कर दोगे, x माइनस 0 100 माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। इसको सॉल्व करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, माइनस 40 डिग्री। मतलब जब टेम्परेचर -40 डिग्री होगा, आप उसे डिग्री सेल्सियस वाले थर्मोमीटर से मेजर करोगे तो भी आंसर -40 आएगा, और अगर फ़ारेनहाइट से मेजर करोगे तो भी आंसर -40 आएगा। बाकी अदर टेम्परेचर पे आप बोलोगे फॉर एग्जांपल जब डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री हो रहा होगा तब फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री हो रहा होगा, ठीक है। तो अलग-अलग वैल्यू आएंगी। अच्छा, आप बोलोगे अगर 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बोलेंगे तो सर जब 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन केल्विन में अगर कन्वर्ट करोगे तो होगा 273 केल्विन। अच्छा, मैंने कहा 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 274 केल्विन। तो ध्यान रखना कि अगर कोई मुझसे बोले 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एक 1 डिग्री सेल्सियस नॉट इक्वल टू 1 केल्विन, बट 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन चेंज, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि आप क्या बोलोगे कि सर 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब 1 केल्विन है, नहीं सर, 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 274.15 केल्विन या 274 केल्विन। लेकिन जब आप बोलोगे कि सर 0 से 1 डिग्री, जब आप 1 डिग्री राइज कराओगे टेम्परेचर, तो जब 0 से डिग्री 1 डिग्री में जाओगे, 0 डिग्री सेल्सियस से, तो आप लोग केल्विन में भी वो 1 डिग्री का राइज करेगा, मतलब 273 से 274 केल्विन जाएगा। आपने बोला सर 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस जाना है तो 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट हुआ। आप बोलेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या, 278 केल्विन। तो 6 पे जाना है तो 279 केल्विन। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज की बात करोगे तो वो 1 केल्विन के चेंज के बराबर आएगा, राइट। नंबर ऑफ चेंज की वैल्यू सेम होगी, बट 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 केल्विन टेम्परेचर के बराबर नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो जब भी आप चेंज की बात करोगे तो चेंज में आप डेल्टा टी लिखोगे, तो डेल्टा टी को आप सेल्सियस में लिख दो या केल्विन में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इज द सेम बात। बट आप बोलोगे अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें तो हमेशा एसआई यूनिट में रखना होता है, मतलब टेम्परेचर को आपको हमेशा और हमेशा केल्विन में रखना पड़ेगा अगर आप एसआई यूनिट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलो, ये बेसिक सी बातें थी टेम्परेचर और टेम्परेचर स्केल के बारे में। मैंने कहा चला इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करेंगे टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन कितना होगा।
अब बात करेंगे हम थर्मल एक्सपेंशन की। देखो थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने वर्ड्स में जरूर लिख लेना। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि सर व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, जब भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा देयर विल बी द इंक्रीमेंट इन द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी के कोई भी दो मॉलिक्यूल पकड़ लो, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी बढ़ेगी जब भी आप बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल इज रिलेटेड टू द हीट, ठीक है। तो बॉडी को जब आप हीट करते हो तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब आप बोलते हो कि सर थर्मल एक्सपेंशन में कैसा हो सकता है, लीनियर, लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। मान लो उसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, टेम्परेचर को आपने इंक्रीज किया, टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो आप क्या बोलोगे, जो इंक्रीमेंट होगा लेंथ में डेल्टा एल, वो बेसिकली आप बोल सकते हो वो ओरिजिनल लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है और डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ होगी उतना ही ज्यादा डेल्टा एल आएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही ज्यादा चेंजेस आएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को यहाँ पे हटाओगे तो आप लिखोगे दैट इज इक्वल टू अल्फा एल इनटू डेल्टा टी। और आप बोलोगे फाइनल लेंथ कितनी हो गई होगी, आप लिखोगे फाइनल लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा एल। सॉल्व करके लिखोगे तो आप बोलोगे इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी एट द टेम्परेचर। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन, where अल्फा क्या है, सर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसकी डिपेंड, ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपने बोला अगर लीनियर के अलावा अगर कोई बॉडी में क्या होगा, लेंथ के साथ साथ विड्थ भी होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन, एरियल और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर एरिया और सुपर तो आप क्या वो लेंथ में इंक्रीज करेगी, और तो इसी तरीके से फॉर्मूला आप बोलोगे जो एरिया फाइनल का आएगा दैट इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा अल्फा डेल्टा टी, सॉरी अल्फा नहीं बीटा आ रहा है, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। जैसे यहाँ पे थर्मल कोएफिशिएंट ये लीनियर एक्सपेंशन का था, ऐसी बीटा क्या है यहाँ पे, सर थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आप बोलोगे फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अगर मैं 3D बॉडी पर जाऊँ, वॉल्यूम की बात करूँ तो आप बोलोगे वॉल्यूम एक्सपेंशन सर स्क्रीन ब्लर हो रही है। हो गया, स्क्रीन ब्लर होने लगी, और पेशेंस कर लो। ओके सर, अब ओके है। ओके चलो, मैंने कहा सिमिलरली अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करोगे तो आप क्या होगा, लेंथ भी इंक्रीज होगी, ब्रेड्थ भी इंक्रीज होगी और हाइट भी इंक्रीज होगी। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन को भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखोगे तो कैसा जाएगा, वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और आप बोलोगे दिस गामा, जैसे ये बीटा है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ ये एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। ऐसे ही आप बोलोगे गामा क्या हो गया सर, ये थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि सर आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है, और आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन क्या बोलता है सर, आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन का मतलब कहता है कि सारी डायरेक्शन, लेंथ की बात करो, ब्रेड्थ की बात करो या हाइट की बात करो, सब जगह यूनिफॉर्म सा मटेरियल है। तो जितना लेंथ इंक्रीज होगा टेम्परेचर के हिसाब से उतना ही ब्रेड्थ होगा, उतना ही हाइट होगा। तो आप बोलोगे जो अल्फा होगा या आप बोलोगे गामा होगा, गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होगा, एक अल्फा लेंथ के लिए, एक ब्रेड्थ के लिए और एक हाइट के लिए। सिमिलरली बीटा की वैल्यू बात करोगे तो दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये रिलेशन होता है आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन का, जब आप बोलोगे सारी डायरेक्शन में जो एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है,
यूनिफॉर्म होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये लीनियर एक्सपेंशन की बात करेंगे, ये एरियल की बात करेंगे या वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करेंगे तो इस तरीके से रिजल्ट लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड्स। ये किसकी बात हो रही है? सॉलिड बॉडीज की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लिक्विड की। स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड को अगर आपको हीट करना है तो डेफिनेटली आप एक कंटेनर में लेकर रखोगे। तो आपने बोला मान लिया ये कंटेनर है और कंटेनर का वॉल्यूम है, तो उतना ही लिक्विड होगा। अब कंटेनर के लिए जो गामा है वो गामा सी कहलाएगा, लिक्विड के लिए गामा है वो गामा एल कहलाएगा। दोनों के लिए अलग अलग होगा गामा। एक्सपेंशन तो कंटेनर। देखिए, आप क्या सोचोगे कि सर लिक्विड एक्सपैंड करेगा तो जितना लिक्विड एक्स्ट्रा आएगा उतना एक्सपेंशन दिख जाएगा। बट ध्यान रखना कि सर लिक्विड के साथ मान लो लिक्विड में 10 ml का एक्सपेंशन हुआ, आप बोलोगे कंटेनर भी एक्सपैंड हुआ होगा तो कंटेनर का साइज भी बढ़ गया होगा, तो आपको जो एक्स्ट्रा लिक्विड बाहर फ्लो के आएगा वो 10 ml से कम आएगा, क्योंकि कुछ ऑक्यूपाइड हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ तो कंटेनर का साइज बढ़ गया। ठीक है, तो एक्चुअल जो लिक्विड का एक्सपेंशन होगा वो कुछ और होगा, आपको जो लगेगा वो अलग होगा, क्योंकि कंटेनर भी एक्सपैंड कर गया होगा। आप बोलोगे चेंज जो आएगा वॉल्यूम सॉलिड मतलब कंटेनर के वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा? आप बोलोगे सर दैट इज इक्वल टू गामा ऑफ टी इनटू डेल्टा टी। आप बोलोगे लिक्विड के कंटेनर में चेंज कितना आएगा, वो सॉरी लिक्विड के वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? आप बोलोगे गामा एल इनटू डेल्टा टी। तो नेट चेंज जो आपको दिखेगा डेल्टा वी एपरेंट बोलो दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी एल माइनस डेल्टा वी सी। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही तो आपको नेट दिखेगा ना। एक्चुअल तो चेंज ये हुआ लिक्विड में, वॉल्यूम इतना बढ़ा, लेकिन कुछ कंटेनर भी बढ़ गया तो कुछ तो उसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ लगेगा वो केवल इतना बढ़ा हुआ लगेगा, इसको हम बोलते हैं एपरेंट। ठीक है, आप बोलोगे सर अगर इसको लिखेंगे बी फाइनल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू बी इनिशियल 1 प्लस गामा एल माइनस गामा सी इनटू डेल्टा टी। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो बी फाइनल इज इक्वल टू बी इनटू 1 प्लस गामा एपरेंट बोल देते हैं इसको। गामा एपरेंट क्या हो गया सर? गामा एपरेंट इज बेसिकली डिफरेंस ऑफ गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। तो ये तो बात होती है लिक्विड। अब आपने बोला कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये चीज तो कॉमन सेंस दिख रही है। ठीक है, आप चाहो तो फॉर्मूला भी बना सकते हो कि सर देखो डेंसिटी इनिशियल कितनी थी? आप बोलोगे मास अपॉन वॉल्यूम इनिशियल। डेंसिटी फाइनल कितनी होगी? आप बोलोगे मास तो सेम रहेगा ना, टेम्परेचर बढ़ने पे मास में कोई चीज नहीं आएगा। आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू वी फाइनल, और वी फाइनल का फॉर्मूला आपको आता है वी फाइनल इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो m अपॉन v क्या हो गया सर? ये तो इनिशियल डेंसिटी होगी, तो आप बोलोगे डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू डेंसिटी इनिशियल अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अपॉन में आने से आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। और अगर आप बोलते हो कि गामा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल होती है, तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के ये फॉर्मूला अगर लेके जाओगे तो सर वो फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तो देखो यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब जैसे डेल्टा टी बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो ये तो नॉर्मल बिहेवियर होता है कि सर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। आपने बोला वाटर मिनिमम वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है, सर दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो क्या हो जाएगी? आइस हो जाएगी। अब आप 0 डिग्री सेल्सियस से किसी भी टेम्परेचर के ऊपर चले जाओ, आप बोलोगे वाटर की डेंसिटी कैसे होनी चाहिए? कम होती चली जाएगी, तो 0 पे मैक्सिमम होनी चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वाटर थोड़ा सा मिसबिहेव करता है, ठीक है, ड्यू टू दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस जब आप 0 से टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर का तो डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। सॉरी उल्टा बोल गया। 0 से जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे 4 डिग्री सेल्सियस तो डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाती है और 4 डिग्री सेल्सियस से जाके मैक्सिमम हो जाती है।
4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप जाके टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो फिर नॉर्मली बिहेव करता है, मतलब डेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे वो मैक्सिमम है। इसीलिए हम बोलते हैं जो डेंसिटी लिखते हैं ना 1 kg पर मीटर क्यूब, तो सर 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वो लिखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पे, बिकॉज एट दैट पॉइंट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। और 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो एनोमलस बिहेवियर होता है ना वाटर का, उसकी वजह से ही एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, इस वजह से ही आप बोलते हैं ओशन के ऊपर वाले लेवल पे आइस जम जाती है और नीचे वाले लेवल पे आइस नहीं जमती, और वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये बातें हुई आपकी थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, लिक्विड्स में और सॉलिड्स में। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसमें कहीं कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर? चलिए नो सर। ना, ओके, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये तो बात हुई कि सर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप बोलोगे कि सर एक्सपेंशन हो रहा है, लेंथ बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब द प्रॉब्लम इज इतने टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ाने पे लेंथ में इतना इंक्रीमेंट आएगा, 2 डिग्री कम करने पे लेंथ में इतना डिक्रीमेंट आएगा। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ाओगे कैसे? टेम्परेचर बढ़ाओगे कैसे? हीट देके। अब आएगा कितनी हीट देने पे कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तब आप बता सकते हो कितनी लेंथ बढ़ेगी। तो अब आप बात करते हैं हीट में, हम कैलोरीमेट्री की बात करते हैं। कैलोरीमेट्री मतलब होता है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, और कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट, तो कैलोरीमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ हीट। अब इसमें कुछ टर्म डिफाइन होते हैं, जिसमें सबसे पहली बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैंने कहा सर अगर मेरे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का मुझे क्या करना है, आपको तो वाटर है, वाटर को मुझे गर्म करना है तो मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि सर अगर वाटर बहुत ज्यादा है तो 1 डिग्री सेल्सियस भी अगर आपको चेंज करना है तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और अगर आप बोलते हो कि वाटर कैसा है, कम है, तो आप बोलते हो उसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हीट कैसे देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो क्या होता है, ऐसा टर्म डिफाइन कर लेते हैं जो एक स्पेसिफिक बता दे कि यार कितनी हीट चाहिए होती है, कैलकुलेट करने में इजी होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अपनी लैंग्वेज अगर हम बोले स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होता है सर, वो होता है कि सर दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, एक यूनिट सब्सटेंस लिया और उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री से बढ़ाना है, यानी पर यूनिट सब्सटेंस वाटर का 1 ग्राम लिया और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो आप बोलोगे तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram of the substance या फिर unit mass of the substance by unit degree Celsius is called specific heat capacity। अब आप बोलो 2 लीटर ले आओ वाटर या 2 ग्राम वाटर ले आओ, तो भी उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी वही रहेगी, क्योंकि उसका 1 ग्राम की लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वही हीट देनी पड़ेगी। नहीं मैं तो सर मैं आधा किलो लेके आ जाऊँ, 500 ग्राम लेके आ जाऊँ, सर स्पेसिफिक कैपेसिटी तो वही रहेगी ना वाटर की, क्योंकि वो तो 1 ग्राम की डिफाइन है ना। आप चाहे हाफ के जी ले आओ चाहे आप फुल के जी ले आओ, है ना, सब्सटेंस आप कितना भी ले आओ, लेकिन स्पेसिफिक कैपेसिटी पूरे सैंपल के लिए फिक्स रहेगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं बोलूँ उस स्पेसिफिक कैपेसिटी को हम डिनोट कर देते हैं सी, स्मॉल सी। अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस के चेंज के लिए मुझे हीट चाहिए सी के बराबर, इसके बराबर चाहिए सी के बराबर, है ना। सी इज स्पेसिफिक कैपेसिटी, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट। आप बोलते हो सी कैलोरी बोल रहा था, सी कैलोरी। ठीक है, आपने बोला कि अगर मुझे 10 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी, अगर टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आप बोलोगे क्या होगी, 10 into C। आप बोलते हो अगर मुझे m ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी, तो आप बोलोगे सर m into C, अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। अब देखो m ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो इतना, और हर मैंने m ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस, अब एक और डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो आप बोलोगे 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पहले 1 डिग्री सेल्सियस के लिए इतना, एक और डिग्री सेल्सियस के लिए इतना ही। और तो आप क्या बोलते हो कि सर यहाँ पे मैं बोलूँ कि m ग्राम सब्सटेंस का, m ग्राम सब्सटेंस का अगर मुझे टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाना है तो आप बोलो कितनी अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा, तो आप बोलोगे mc डेल्टा टी। So that is the formula Q is equal to mc delta T।
the amount of heat required to raise the temperature of the n gram of the substance by delta T, so that is equal to Q. तो यहाँ से हमें पता चल गया कि सर हम Q amount of heat देंगे तो कितना temperature change होगा, that will depend on the mass system, that will depend on the temperature, कितना temperature आपको change करना है। क्लियर है ये बात? तो ये पूरे आपके सैंपल की आपको क्यों पता चला। ये डेफिनेशन बहुत क्लियर है, मैंने बोला है, आपने शायद लिखा होगा, नहीं हो तो आप लिख जरूर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक दूसरा टर्म डिफाइन होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब फॉर यूनिट मास, 1 ग्राम की बात हो रही है। हीट कैपेसिटी मतलब एम मास, एम ग्राम की बात हो रही है, मतलब आपके सैंपल के लिए होता है। ये हर सैंपल के लिए अलग अलग आएगा। मैंने कहा सर आधा किलो ले आए, इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, 1 किलो लेके आए उसके लिए कितनी है, 2 किलो लेके आए कितनी है, तो आप लोग सबके लिए अलग अलग आएगा। तो हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ द m ग्राम, जो सैंपल आप लेके आए हो उसका एक टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कितना बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। इसको हम कैपिटल सी से नोट करते हैं। अरे 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से c देनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे m ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस से कितनी देनी पड़ेगी, mc, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। अगर आप ग्राम को चेंज करते रहो, डिग्री सेल्सियस फिक्स, एक ही डिग्री से बढ़ाना है, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। m ग्राम जो भी है, m की वैल्यू चेंज करोगे तो हीट कैपेसिटी चेंज होगी, तो ये सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी, अमाउंट पे डिपेंड करेगी, बट जो c है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कंफ्यूजिंग टर्म, दैट इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट। अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे समझ के लिख लेना। मुझे ये बताओ कि सर अगर आपको किसी लिक्विड को गर्म करना है तो क्या करोगे, आपने बोला सर लिक्विड लिया, गैस पे रखा, गैस जला दी, बस हो गया। मैंने कहा नहीं हुआ गर्म, क्यों? जैसे ही आपने गैस जला के उसके ऊपर लिक्विड डाला, मैंने कहा वाटर लिया, वाटर को डाल दिया, तो गैस बुझ जाएगी, तो फैल जाएगा ना। हाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो। तो सर ये तो कॉमन सेंस है ना कि आप कंटेनर में लोगे, चलो मान लिया कॉमन सेंस है, मैं रख लूंगा, अच्छी बात है। वाटर की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, वाटर की जो स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, CW, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा सर मुझे 100 ग्राम मैंने वाटर दिया और बोला 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, तो आप बोलोगे सर कितनी हीट चाहिए, सबके दिमाग में आ रहा होगा 100 कैलोरी। 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो अगर 100 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो आप लोग 100 कैलोरी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ये ले 100 कैलोरी हीट और गर्म कर ला। अब आप जब गर्म करके लाए तो हुआ क्या कि सर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री को 1 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ा, उससे भी कम से बढ़ा। मैं क्यों सर गलत हो गया, कैलकुलेशन तो आपको मैंने करके दी थी 100 कैलोरी की, बट आंसर तो गलत आ रहा है। मैं क्या कहूँगा, इसका मतलब तुमने उस कैलोरी को मिसयूज कर लिया कहीं ना कहीं, मैंने तुमको 100 कैलोरी दी थी, तुमने सिर्फ 20 कैलोरी 30 कैलोरी खर्च की, बाकी तुम खा गए, है ना। कैलोरी को आप थोड़ी देर के लिए पैसा समझते। तो बोले नहीं सर मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो गलती पता क्या थी, जब आप हीट करने जा रहे हो तो कंटेनर को भी तो हीट करोगे तभी तो पानी गर्म होगा, और कंटेनर का हीट करोगे तो कंटेनर का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कंटेनर ने भी तो कुछ हीट खाली होगी जो कि आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए क्या होता है कि आप कंटेनर तो हर बार अलग अलग ले सकते हो। तो अगर आप लैब में जाओगे कभी केमिस्ट्री लैब वगैरह में, तो हर कंटेनर पे एक टर्म लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं उसको, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि सर इस कंटेनर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो कितने ग्राम वाटर को हम उतनी हीट दें तो उसका भी टेम्परेचर 1 ग्राम से बढ़ जाए। समझ लेना, कंटेनर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे अगर एक्स अमाउंट चाहिए हीट का, तो एक्स अमाउंट हीट से कितने ग्राम वाटर का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे वाटर इक्विवेलेंट लिखा है 20 ग्राम, मतलब किसी का मान लो वाटर एग्जाम्पल, वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है 20 ग्राम। सबसे पहले तो इसकी यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट होगी, बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू द 20 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब 20 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो आपको हीट चाहिए होगा, वही कंटेनर, ये जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है, ये कंटेनर लिया, इसको भी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस से उतना ही अमाउंट चाहिए। तो उसका वाटर इक्विवेलेंट लिखा होगा 20 ग्राम, मतलब ये कंटेनर 20 ग्राम वाटर के बराबर है।
उससे क्या होगा, जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो आप बोले 100 ग्राम वाटर मैंने दिया था, आप बोलोगे सर मैं 100 नहीं मांगूंगा, मैं 120 कैलोरी मांगूंगा। क्यों सर? 100 ग्राम वाटर के लिए 100 कैलोरी चाहिए, और कंटेनर का जो वाटर इक्विवेलेंट है वो 20 ग्राम है, मतलब वो 20 ग्राम वाटर के बराबर तो ये एनर्जी खाएगा, कंटेनर भी तो खाएगा 20 ग्राम। तो आप तो बोलो मुझे 120 ग्राम के हिसाब से चाहिए। तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम आप हमेशा उसके वाटर इक्विवेलेंट के बराबर वाटर ऐड कर लेते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इजी हो जाती है। तो दैट इज वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो अब बहुत इजी सा हो गया कि सर आप अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो आप बोलोगे कितना टेम्परेचर चेंज होगा। मैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बेसिक बेसिक डेफिनेशन है, ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसको हम देखते हैं। मैं अगर इसको स्क्रीनशॉट लूं, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, स्क्रीन भी हाँ ब्लर हो क्या हो रही गया है। बेटा? नहीं नहीं बेटा, मेरी तरफ से नहीं है सर, ब्लर आप ही की तरफ से है। चलो, मैंने कहा सर आप बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आप किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करो, उसमें एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी। अब इसमें से किसी का टेम्परेचर ज्यादा बड़ा होगा, किसी का टेम्परेचर कम होगा, तो जब इनको कंबाइन करोगे तो क्या होगा सर? अगर एक T1 बड़ा है तो यहाँ से ये एक Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा और ये Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव करेगा। तो हीट ऑफ कैलोरीमेट्री क्या बोलता है कि सर जो अमाउंट ये रिलीज करेगा, हीट रिलीज, इसने बोला QR बोल दिया और ये बोल दिया एब्जॉर्ब, तो जो Q रिलीज होगा दैट इज इक्वल टू Q एब्जॉर्ब। The amount of heat released equal to amount of heat absorbed, or you can say that दोनों का जो सम होगा जीरो होगा। आप इसी को याद, ठीक है? ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो अब आप क्या बोलोगे इस पे? क्वेश्चन कैसे बोला जाता है? मैंने कहा आपने सर्दियों में देखा होगा सर, आपने कुछ वाटर लिया 10 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस, और बाकी लिया आपने 100 ग्राम वाटर जो कि आपका चिल्ड था 20 डिग्री सेल्सियस या ठंडा पानी लिया। इनको जब आपने मिक्स किया तो एक कॉमन टेम्परेचर आ जाए। जब आप दोनों को मिक्स कर दे हो तो ये एक सैंपल बन गया ना। तो हमें बताना होता है सर कॉमन टेम्परेचर कितना होगा। तो कॉमन टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट करना है? मैंने देखो इसने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की होगी और इसने एब्जॉर्ब की होगी। अब ध्यान रखना, हम अमाउंट बोल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? देखो इसने एनर्जी रिलीज कितनी की होगी, तो आप बोलोगे सर फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया? T। तो आप क्या लिखोगे इसके लिए? ये जो Q रिलीज होगी वो Q रिलीज नेगेटिव आएगी, अगर आप लिखोगे m मास कितना है, mc डेल्टा T ऐसे लिखोगे। m है 10 ग्राम, T की वैल्यू देखिए कितनी है 1 कैलोरी। देखो वाटर है ना, ये क्या है? वाटर है। वाटर के लिए आपको पता है C की वैल्यू कितनी होती है 1 कैलोरी। ये ध्यान रखना यूनिट के साथ, T की वैल्यू होती है 1। डेल्टा टी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप बोलोगे फाइनल टी है और माइनस इनिशियल कितना था? 80 था। एक्चुअली ये टी कैसा होगा? देखो छोटा होगा ना, ये इसका टेम्परेचर गिरेगा तो आप बोलोगे क्यू आर। जब भी रिलीज होता है तो क्यू की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। जब भी आप बोलोगे कि सर ये रिलीज होगा तो क्यू की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने कहा यहाँ पे क्यू एब्जॉर्ब कैसा होगा? तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। कैसे रख लो? आप बोलोगे 10 into 1 into डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब t minus 20। अब इस केस में तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो फाइनल टेम्परेचर 20 से तो ज्यादा होगा, तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है,
लेकिन जब हम रखते हैं तो हम अमाउंट वाइज रखते हैं, हम नेगेटिव साइन नहीं रखेंगे, हम प्रॉपर क्या रखेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ ही रखेंगे। तो हमेशा हम लिखते हैं बड़ा माइनस छोटा, या तो आप ऐसे लिखो, मैं तो पता क्या बोलता हूँ, मैं आपको लिखता हूँ कि हमेशा क्या करो सर, Q1 निकालो, Q2 निकालो, सबका सम 0 कर दो, क्योंकि आपने क्या बोला, जो भी सिस्टम की एनर्जी थी वो अंदर रहेगी, कोई निकालेगा तो कोई एब्जॉर्ब कर लेगा, बाहर से ना कोई एनर्जी आ रही है और ना कोई बाहर एनर्जी जा रही है। तो मैं तो कहता हूँ प्रॉपर साइन के साथ लिखो, क्लियर है। आप बड़ा छोटा मत देखो, आपने जो फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूले में आप लिखो फाइनल माइनस इनिशियल और दोनों सम एनर्जी के Q1 Q2 Q3 तीन कंटेनर आ जाए, 4 कंटेनर है, सबके लिए Q का फॉर्मूला लिखो, ध्यान रखना फाइनल माइनस इनिशियल और इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 कर दो। मैंने कहा देखो ये कितना लिखोगे आप लोग, 10 × 1 × t - 80 प्लस 10 × 1 × t - 20 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, जब लेके जाओगे 10 t - 80 इक्वल टू माइनस t - 20 into 10, 10 से 10 कैंसिल, तो t - 80 इज इक्वल टू माइनस t प्लस 20, t इधर लेके आओगे तो 2t और जाएगा इक्वल टू 100। टेम्परेचर की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। जो कॉमन टेम्परेचर है वो कितना आएगा, वो आएगा दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। 100 ग्राम मेरा 10 ग्राम, 10 ग्राम से सॉल्व किया तो 10 ग्राम सर 100 ग्राम है ना उस कोई तरह। बात नहीं, 10 ग्राम कर दिया, ठीक है, दोनों 10 ग्राम सबसे लिए थे, तो आप क्या बोलोगे, दैट विल बी इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस। जो कॉमन टेम्परेचर दोनों सिस्टम का आएगा वो कितना आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो आपको प्रॉपर साइन के साथ आपको फॉर्मूले में, और ये वाला फॉर्मूला यूज करो, मैं इसको कम यूज करता हूँ, मैं हमेशा इसको बोलता हूँ Q1 Q2 Q3 सबका सम कितना रख दो, 0 रख दो, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कैलोरीमेट्री की। आप देखो जब भी आप हीट देते हो किसी भी बॉडी को, जब आप हीट दोगे तो दो चीजें होती हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, या उसका, देखो हीट देते हो टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ते 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 फिर क्या होता है, वो स्टेट कन्वर्ट कर देता है। सॉलिड बॉडी को हीट दोगे तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड कर देगा और फिर एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपैंड होते 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 फिर वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो चीजें होती हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर वो कन्वर्जन होगा। अभी हमने कौन सा पढ़ा जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा था, अभी कन्वर्जन नहीं होगा। ऐसे केसेस हम इसमें काउंट नहीं किए जिसमें कन्वर्जन हो जाएगा। एक बार में दोनों चीजें नहीं बात करेंगे। तो जब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो कन्वर्जन नहीं हो रहा होता है, और जब कन्वर्जन हो रहा होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता है। मतलब जब आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, आप हीट दे रहे हो आइस को, तो आइस क्या कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। पूरे सिस्टम का टेम्परेचर तब 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा जब तक कि पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तब आप बोलोगे सर डेल्टा टी कितना होगा, 0, तब कन्वर्जन चल रहा होगा, तभी वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। Q इक्वल टू mc डेल्टा टी तो वहाँ पे 0 होगा, और आप बोलोगे मतलब क्यों 0 हो जाएगा, नहीं सर हीट तो मैं दे रहा हूँ, और वो हीट क्या कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। तब आप बोलोगे तब ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन टेम्परेचर इज चेंजिंग। तो हीट देते टाइम दो चीज होती है, तो टेम्परेचर चेंज होता है या स्टेट चेंज होता है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्टेट नहीं चेंज होता है, जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये तो वो वाली स्टेज है जब आप बोलोगे टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, अगर हम हीट देंगे तो स्टेट चेंज होगा तो कितनी अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े। एक काम करते हैं, आज के इतना ही रखते हैं, बिकॉज फिर वो टॉपिक आधा रह जाएगा बीच में, ठीक है, तो मजा नहीं आएगा, और आज के काफी हो भी जाए, ठीक है। तो आपको कोशिश करूंगा कि आजकल मैं डीपीपी में दिलवा दूँ, ग्रेविटेशन तक की तो मिल गई है आपको, सॉलिड, लिक्विड और हीट, ये 2-3 डीपीपी आपको मिलनी है, ठीक है। तो आपको डीपीपी दिलवा दूंगा, काफी प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज के में पूरे में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।